10,000 का इंतजार अभी भी निफ्टी कर रहा है। उस डायरेक्शन में तो हम बढ़ गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि 23,000 के ऊपर अब कंफर्टेबली इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून अनुज। एक अच्छा खासा मोमेंटम एंड उम्मीद यही है कि अब हायर ग्राउंड पर ही हम कारोबार और जमाएंगे। बिल्कुल हर्षा, देखिए आपने निफ्टी बोल दिया, वैसे वो निफ्टी बैंक था 50,000, लेकिन आपने निफ्टी बोला तो निफ्टी भी 50,000 जल्दी होगा। मतलब जल्दी मतलब अब जल्दी की परिभाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल देखिए बैंक निफ्टी की लीडरशिप है, इसमें कोई डाउट नहीं है मार्केट को। लेकिन आज मार्केट को एक बहुत क्रूशल सपोर्ट मिला आईटी की तरफ से भी। ठीक है, आईटी ने भी आज अच्छा आउट परफॉर्म किया और आईटी ने जिस दिन से 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया दूसरी बार, वहाँ से अच्छा मोमेंटम दिखाया है और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। और मेरा ये मानना है कि आज तो खैर थोड़ा शायद ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आज भी हो जाए। आज या कल ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में होना चाहिए और वो 2, 3, 4, 5, 6 का जो झंडा हम लेके चल रहे हैं बीरू, वो इस बार मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं माइलस्टोन लगाने का मौका मिलेगा मार्केट को। हाँ, और अगर करनी भी है ना गलती, लॉन्ग साइड पर करिए। इस मार्केट में 3-4 दिन से मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, इस मार्केट में गलती करनी लॉन्ग साइड पर, एंट्री करिए लॉन्ग साइड पर। गलती हो भी गई तो हो गई, वैसे चांसेस है कि गलती नहीं होगी। आज भी देखिए मार्केट बीच बीच में करेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर इमीडिएटली वापस बाउंस बैक भी कर रहा है। जी अच्छा अनुज, आज झुकाव सुबह से बैंक निफ्टी की तरफ था। पहले लेवल्स टू वॉच की बात करते हैं। रणनीति की क्लोजिंग में बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद सिंक हुआ, 600 पॉइंट का टेक्निकली सिंक दिया आज, मतलब 600 पॉइंट ऑलमोस्ट अगर आप देखें स्क्रीन में मिले। सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स सुबह आप डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, अच्छा कर रहे हैं। पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स और ये जो निफ्टी आईटी की बात छेड़ी आपने, जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्ट मिला है, क्या अब ये निफ्टी को वो एज देगा? और बिल्कुल, सिंस आपने बैंक निफ्टी की बात पहले की है वीरू, मैं अच्छा एक और चीज़ जोड़ दूं इसमें, तो निफ्टी बैंक की बात पहले कर लेते हैं। एक्चुअली आज सुबह ना मैं जब बात की थी स्ट्रैटेजी की, तो मैंने एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी की बात की थी। मेरे दिमाग से एक चीज़ निकल गई थी, बैंकेक्स की मैं बात करना चाहता था, क्योंकि आजकल बैंकेक्स में भी काफ़ी वॉल्यूम होते हैं और हमको उस पर भी ध्यान देना चाहिए अब से। तो अगली बार से हम थोड़ा सा मंडे को बैंकेक्स पे भी ध्यान देंगे। बैंकेक्स के ऑप्शन देखिए आप जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। 56,620 पर हैं हम इस समय और 57,000 की कॉल्स में बहुत ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन चल रहा है इस समय। तो पता नहीं, शायद मेरे को फीलिंग आ रही है कि लास्ट के घंटे में कुछ मूव आ सकता है। एनीवे, और आपके पास वो सारे अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना गोलियां हैं जिसके चलते हो सकता है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो सब है, इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ से एचडीएफसी बैंक को 1% और चलना है, आईसीआईसीआई बैंक को 1% और चलना है, कोटक को 1% और चलना है। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी अभी हमने पहले निफ्टी बैंक पर रखी है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी निफ्टी बैंक पर 49,800 टू 50,000। 49,800 टू 50,000 पे अगर आप एकदम नियर टर्म ट्रेडर हैं, आज के ट्रेडर हैं, तो भले ही एक बार के लिए आप चाहें तो बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मेरा ये मानना है कि ये मार्केट यहाँ से भी और आगे बढ़ेगा। एक चीज़ है बस, इंडिया विक्स अब आ गया 23 पर। ये मेरे ख्याल से इंडिया विक्स फ्राइडे आते आते पीक बना लेगा और एग्जिट पोल के बाद जब हम रिएक्ट करेंगे मंडे को, वहाँ से विक्स कोलैप्स होगा। तो लेकिन विक्स भी चल रहा है, मार्केट भी चल रही है, ये बहुत अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है। तो इस समय मार्केट में अनकंफर्टेबल है लॉन्ग लेना, लेकिन लेना लॉन्ग ही है मार्केट में। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी 23,200 पर और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस तो वो जो हमारा 2, 3, 4, 5, 6 का मैं टारगेट लेके चले रहा हूँ। मेरे ख्याल से 23,200 अगर निकला तो उसके बाद बाकी की शॉर्ट कवरिंग होगी। वैसे आज मुझे लग रहा है कि और शॉर्ट कवरिंग हुई होगी। आज एफआईआईज नेट लॉन्ग हो गए होंगे जो उन्होंने अब तक शॉर्ट काटे हैं 3-4 दिन में। एक स्टॉप लॉस रखें 22,850 का, निफ्टी पर 22,850 का स्टॉप लॉस रखें अब अपनी हर लॉन्ग ट्रेड में, और बैंक निफ्टी पर 49,200 का स्टॉप लॉस रखें और उसके हिसाब से लॉन्ग रहें इस मार्केट में। और इंट्राडे डिप्स पर ऐड करें वीरू, तो वो ठीक रहेगा। बाय द वे, अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, वहाँ पर क्या रुझान मिल रहा है? हम जो आपने आईटी की बात की ना, मैं बीते लगभग 1.5 घंटे से आईटी को रीड कर रहा हूँ। देखिए बैंक्स तो चल चुके हैं, आज का काम बखूबी कर दिया। मेरा अब सारा का सारा एम्फेसाइज है आईटी पे। निफ्टी आईटी राइटर साहब एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। निफ्टी आईटी थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन जब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। निफ्टी आईटी एट डे हाई और निफ्टी वो क्या होता है ना, सक्शन पावर होती है एवरेजेस के अंदर। निफ्टी आईटी इज हेडिंग टुवर्ड्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरा पहला स्टॉक होगा लीडर और वो है इन्फोसिस। जरा स्क्रीन पे लिखे आइएगा इन्फोसिस। मैं इनफैक्ट लिख के रखता हूँ, ये ऑलमोस्ट 1476 पर 1477.90 पर ये जा रहा है अपने 50 डे को स्ट्राइक करने के लिए पोस्ट 18 मार्च। मतलब इस अर्निंग सीजन के किक स्टार्ट होने से पहले ही इन्फोसिस का कोलैप्स शुरू हो गया था। एक पहला अगर आप देखें
इन्फोसिस। दूसरा स्टॉक रखूंगा मैं मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट। स्क्रीन पे लेके आइएगा। एग्जैक्टली इस प्राइस पे इन्फोसिस से आज झुकाव मेरा बिरला सॉफ्ट पे है। क्यों? इस प्राइस पे एग्जैक्टली अभी 20 और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दो एवरेजेस इकट्ठे काट रहा है। एडवांटेज ये है कि इसका जो 50 डे है बहुत दूर परसिस्ट करता है 672 पे, तो ट्रेवल करने का स्कोप बिरला सॉफ्ट में कहीं ज़्यादा है। और तीसरा स्टॉक में जहाँ पे रखना चाहूँगा वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट स्क्रीन पे एक बार लिखे आइएगा 3025 पे, और ऑलमोस्ट ये एक बेहद ही शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट जिसकी तैयारी हो रही है करीब करीब 3030-3025 के ऊपर। तो ये तीन स्टॉक्स मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट, लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस और एक पीडीलाइट। हर्ष जी हाँ वीरू, और कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग काउंटर्स ट्रेंडिंग स्टॉक्स के तौर पर भी एक बार फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज डीवीज लैब, और ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ा मूवर साबित हुआ है नंबर्स के बाद। 4% के गेंस, बैंकों का जितना जिक्र करें उतना कम लगता है। इंडसइंड, एक्सिस जैसे काउंटर्स, HDFC जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्मर्स हैं। अदानी पोर्ट में करीब 1.5% तक का इजाफा आज के दिन। ऑफकोर्स ये सेंसेक्स इंक्लूजन का इम्पैक्ट देखने को मिला है। ग्लेनमार्क फार्मा अच्छी यहाँ पर कमेंट्री, और उसके बाद 7% के गेंस। अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जुबलेंट, परसिस्टेंट जैसे काउंटर्स में भी तेजी की पोजीशंस ही बनती दिखाई दी हैं। लेकिन कुछ बैकफुट पर ऑफ कोर्स विप्रो, क्योंकि अब इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स से बाहर निकलेगा। अदानी एंटरप्राइजेज में कुछ आज करेक्शन देखने को मिला है। ग्रासिम, आयशा मोटर्स ये कुछ लूजर्स हैं आज के लिए। सन टीवी, औरो फार्मा, एल्केम और मन्नपुरम फाइनेंस भी कुछ मंदी की तरफ ही बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनफैक्ट वो काउंटर्स है जिन पर आगे हम डिटेल में बातचीत भी करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारा पैनल भी जुड़ने लगा है। फंडामेंटल कॉल के लिए आज SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल है। टेक्निकल कॉल्स पर प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, प्रशांत सावंत, अमित सेठ और विकास सालुंके से होगी डिटेल में बातचीत। 2:15 पर यतिन आपको बताएंगे कि ग्लेनमार्क फार्मा में ब्रोकरेजेस ने क्या पढ़ा और एग्जैक्टली अशोक लेलैंड का मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है FY25 के लिए। 2:20 पर नजारा टेक के नंबर्स और आज के बड़े कॉर्पोरेट एक्शन पर, जहां पर प्रोमोटर्स ने कुछ हिस्सा बेचा है। कंपनी के जॉइंट MD और CEO नितेश मित्र सेन जुड़ेंगे। 2:30 बजे फोकस मॉनसून पर आएगा। मनीषा गुप्ता माई कमोडिटीज एडिटर डिटेल्स लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा आज शाम को 4 बजे IMD की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। 2:45 पर कल आने वाले नंबर्स में इंजीनियर्स इंडिया, IRCTC जैसे नतीजों की बातचीत होगी। फिर 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में बजाज फिनसर्व AMC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर निमेश चंदन से करेंगे बातचीत। 3 बजे डीलिंग रूम का जायजा यतिन के साथ। फिर BTST, STBT ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की रणनीति की तरफ बढ़ेंगे और इवेंचुअल क्लोज। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे पैनल को स्क्रीन पर रखिए और एक बार आज की स्ट्रैटेजीज लेना शुरू करते हैं। और निफ्टी अब इस समय 23,073 पर, बैंक निफ्टी 49,600 के ऊपर। गुड आफ्टरनून गाबा सर, इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड है वो है बिरला सॉफ्ट, जो इसमें वीरू ने मेंशन भी किया है। बढ़िया है, ब्रेकआउट मिला है। ट्रेड कर रहा है 638 पर, स्टॉप होगा 638 रुपए का, टारगेट होगा 650 का। मेरे ख्याल से बिरला सॉफ्ट वहां तक जा रहा है। गुड ब्रेक। बिरला सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 338.80 पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। स्विंग अच्छा खासा है यहाँ पर। अब अगला ट्रेड पिक करते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, कमेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। कमेंस कंसोलिडेट हो रहा है 4-5 दिनों से, लेकिन ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही हो रहा था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है जो कंसोलिडेशन का दौर है वो खत्म हुआ है। वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं। तो कमेंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 3700 के नीचे रहेंगे। 3700 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट 4150 के रहेंगे। 4150 के, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में स्टॉक दिखा सकता है। 50 के लिए एक अपॉर्चुनिटी कमेंट्स दे रहा है। अच्छी तेजी, 128 रुपए का मूव आज के आज ही स्टॉक ने बना लिया है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी आशा जी, वीरू जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून द पैनल। यहाँ पे LTTS एक अच्छा बेस बना रहा है और मुझे लग रहा है कि एक जो इसकी डाउन मूव थी अभी कैप हो चुकी है, फर्म बेस भी बन रहा है। यहाँ से मैं एक ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 4560, 4560 स्पॉट, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 4745, सॉरी 745, 4745।
टेक्नोलॉजी सर्विसेज 4615 पे आपका ट्रेड है। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर मेरी है एम्फोसिस पे। एक्चुअली देना चाहता था परसिस्टेंट, लेकिन वो बहुत भाग गए हैं, तो एम्फोसिस पे शिफ्ट हुआ मैं। तो एम्फोसिस जहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट हुआ है, हर क्लस्टर के हर मूविंग एवरेजेस के ऊपर खड़ा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पोजीशन होनी चाहिए लॉन्ग साइड की। हमारा जो टारगेट है, देखिए मुझे लगता है ये 2600 प्लस का होगा, लेकिन स्विंग ट्रेड अगर लेना है तो 2550 इसका पहला टारगेट और बाद में 2600 के ऊपर जाएगा। सो एम्फोसिस इज अ बाय, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 2440 का। चलिए एक काम करते हैं, एक बार अशोक लेलैंड दिखाइए जरा। 6.5% ऊपर इस समय ये स्टॉक, और वीरो आज सुबह ये बिग स्टॉक में था अशोक लेलैंड, और आई थिंक काफ़ी समय से लोगों को तंग किया स्टॉक ने। फाइनली यहाँ पर बड़ा मूव आया, और एक महीने का मूव 21%। गाबा सर, एक बार जरा इसका चार्ट देखिए अशोक लेलैंड का। यहाँ पर कोई फ्रेश ट्रेड बन रहा है क्या आज के ब्रेकआउट के बाद? गाबा सर, आपसे पूछ रहा हूं। अशोक लेलैंड। अशोक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में था, मैंने बेच दिया, लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें अब भी अपमूव बाकी है। 230 ये जोन है अशोक लेलैंड, वहां तक जाना है इसे, और जाएगा। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, मैं ऑलरेडी एग्जिट कर चुका हूं, लेकिन ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। लेकिन अशोक लेलैंड 230 पे रुकने वाला नहीं। इसको जितना वक्त देंगे उतना अच्छा मिलेगा, शायद 250 भी दिखेगा, लेकिन नियर टर्म में टारगेट 230 का है अशोक लेलैंड। तो ये फिलहाल अशोक लेलैंड 230 तक ये नियर टर्म टारगेट है। इस पर इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेजेस 275 का भी टारगेट दे रहे हैं। यतिन को आगे जोड़ेंगे, और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने आज हमारी बातचीत में क्या एग्जैक्ट आउटलुक दिया है उस पर भी आएंगे। लेकिन फिलहाल विकास सालुंखे को जोड़ लेते हैं। विकास, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। हर्षदा जी, देखो ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, थोड़ा सा अप रेंज में यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा कॉनकॉर। कॉनकॉर में मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिलेगा। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 1160 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। नीचे में 1088 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय कर सकते हैं। ऊपर में एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट इसमें वीकली चार्ट में देखने मिला था, उसके बाद एक साइडवाइज मोमेंटम कर रहा था। लगता है कि यहाँ से एक अपमूव कंसीडर करते हुए 1160 का टारगेट यहाँ से 1 से 2 दिन में आते हुए देखने मिल सकता है। 1111 में अच्छा मूव देता हुआ। और अब हमारे साथ सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं, आज के फंडामेंटल विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में। सनी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सनी, इंडिसेस ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट। आज निफ्टी आईटी का स्विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग। क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? लार्ज कैप पे, मिड कैप पे, कहाँ फोकस कर रहे हैं? या गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा फोकस जिस तरह से पिछले 2 सप्ताह में एक रैली हुई है अक्रॉस द बोर्ड, थोड़ा सा जहां थोड़ा वैल्यू दिख रही है, जहां पता है कि कंपनीज की अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है अक्रॉस द बोर्ड, वेदर इट इज लार्ज कैप और स्मॉल कैप। केस इन पॉइंट, जिस तरह से अभी अशोक लेलैंड का डिस्कशन भी चल रहा था, काफी एक रोबस्ट कमेंट्री रही है मैनेजमेंट की पोस्ट रिजल्ट कॉन कॉल में, और जिस तरह से एक स्लो डाउन एक्सपेक्टेड था अशोक लेलैंड में ड्यू टू इलेक्शन, और जब मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि अप्रैल और मई मंथ के जो नंबर थे वो भी उम्मीद से बेहतर है। एट द सेम टाइम रिप्लेसमेंट डिमांड आएगी। एट द सेम टाइम अगर मैं मार्जिन की बात करता हूं, तो अगर आप 10 ईयर एवरेज मार्जिन लेते हैं, EBITDA मार्जिन तो सिंगल डिजिट में रहा था अशोक लेलैंड का, जो कि अब क्लोज टू 14% है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से टीवीएस मोटर में स्टोरी प्ले आउट हुई थी 2 साल पहले, जहां मार्जिन एक्सपेंशन कंसिस्टेंटली हमने देखे थे, सेम स्टोरी अशोक लेलैंड में भी प्ले आउट होगी, और उसी के चलते एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हम यहाँ भी देख रहे हैं, और फर्दर अपसाइड यहाँ पोटेंशियल यहाँ भी दिखता है। सिमिलरली थोड़ा डिफेंसिव अगर प्ले करना हो तो भारतीय एयरटेल, हालांकि स्टॉक काफी चल चुका है, बट एक जो इवेंट है जो कि टैरिफ हाइक का जो प्ले आउट होगा पोस्ट इलेक्शन, उसके चलते हमें लगता है कि स्टिल यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रिलेटिवली फेवरेबल है। तो भारतीय एयरटेल हमने पिक किया है। ऑन एनबीएफसी साइड मुझे लगता है कि जो आरबीआई ने अभी जो एडिशनल सरप्लस 1 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है, इसके चलते जो बॉन्ड यील्ड में या इंटरेस्ट रेट में कहीं ना कहीं कूल ऑफ होगा अगले 2 से 3 महीने में, तो एनबीएफसी कैन बी वन ऑफ द बिग बेनिफिशियरी, और इसी के चलते हमने आदित्य बिरला कैपिटल को चूज किया है। अगेन बिरला ग्रुप कंपनी प्रीडोमिनेंटली
प्रीडोमिनेंट इनका 70-80% प्रॉफिटेबिलिटी एनबीएफसी लेंडिंग बिजनेस से आता है, और वहां हमने देखा था कि काफी एक रोबस्ट ग्रोथ FY24 में कंपनी ने दर्ज की थी। और इसके अलावा इनका जो एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है वहां कहीं ना कहीं हमें एक टर्न अराउंड होते हुए दिख रहे हैं। इनका जो मार्केट शेयर लॉस हो रहा था एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में, उसमें कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड, तो हमें हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है आदित्य बिरला कैपिटल का 280-300 रुपीज है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा रादर देन लुकिंग एट इंडेक्स और एनी अदर बेंचमार्क नंबर। ओके, शुक्रिया। इनफैक्ट आपने ये अभी अपने जो थॉट्स थे आज के आपके स्टॉक्स उस पर शेयर किए, लेकिन एक बार लेकर आप निफ्टी बैंक लिखे आइए, इट्स 49,594। अब टेक्निकल अनुज अगर हम यहाँ पे आज क्लोज भी हो गए तो ये ऑल टाइम हाई क्लोज हो गया है। क्लोजिंग हाई इंटरडे में स्विंग पड़ा था करीब 49,983 तक का। सुबह हमने HDFC बैंक डिस्कस किया, एक्सिस बैंक भी डिस्कस किया, एक SBI रह गया। अभी तक वो अर्निंग्स वाला रिएक्शन सही मायने में जिस प्रकार के नंबर्स थे वो आया नहीं है। SBI भी अगर आज यहाँ क्लोज होगा, जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे चार्ट रखिएगा, SBI एट 835.90, ये इसका ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। क्या कॉम्बिनेशन ले जाएगा 50,000 तक? देखिए इसमें बस दिक्कत क्या है ना, SBI बहुत ज़्यादा एक कोरिलेटेड है इलेक्शन आउटकम से, क्योंकि अगर इलेक्शन आउटकम हल्का सा भी खराब आ गया तो एक बार के लिए SBI करेक्ट हो सकता है 100 रुपये से, ये मार्केट को रिस्क है। लेकिन अब अगर जो लोग पूछते हैं ना कि अगर इलेक्शन का आउटकम भी वही हुआ जो मार्केट प्राइसिंग कर रहा है अगर, तो किस तरीके के स्टॉक्स पे फोकस किया जाए, उसमें SBI है। अगर मार्केट का इलेक्शन बैंकिंग में, हाँ बैंक उसमें तो बैंकिंग है। अगर मार्केट को जो चाहिए वो मिल गया तो SBI फिर 3 महीने में 1000 हो जाएगा, फिर नहीं रुकेगा ये। फिर आपको उस अर्निंग्स का इम्पैक्ट, वो पूरा का पूरा वो RBI के वो डिविडेंड का उसका सबका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। ये आई थिंक जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा मार्केट एक नर्वस है बस एक उस चीज़ को लेकर, इलेक्शन आउटकम को लेकर बस। अदरवाइज एक्स ऑफ ऑल ऑफ दैट SBI का रेट आज के डेट में 900 से ऊपर तो होना चाहिए था, और मे बी इवन 1000, बट वो एक बार इलेक्शन आ जाए मेरे ख्याल से, उसके बाद शायद बाकी की कसर पूरी करेगा। ओके, तो यहाँ पे इसकी थोड़ी पॉलिटिकल इक्वेशन भी है। मीनवाइल निफ्टी बैंक डे हाई पर है। अच्छा, बात हुई हमारी, मैं बीच बीच में स्टॉक्स पिक करता रहूँगा, लेकिन एट द मोमेंट अगर कोई चीज़ भाग रही है तो अगेन वो भी आई थिंक उसका भी एक राजनीतिक सरोकार है, बट स्टिल आप इसके स्क्रीन पे लिखे आइए HPCL BPCL। HPCL अब सही मायने में अगर आप देखा जाए तो 15 फेब तक इसका वो जो गोल्डन पीरियड था वो जारी था। 15 फेब को जिसने हाई लगाया था वो था 580, नाउ इट्स 558। दैट मीन्स अब हार्डली करीब 22 रुपये का डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा है। मानस, आप आई होप रीड कर रहे होंगे बजाज ये BPCL और HPCL को। स्क्रीन पे एट द मोमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग आ रहा है, क्या ग्रैब करना चाहेंगे आप? और पोजिशनली इन दोनों में से कुछ होल्ड करना हो तो? देखिए तीनों स्टॉक देख लें, BPCL, HPCL और IOC, तो आई थिंक सबसे बेहतर HPCL इस टाइम चार्ट्स पे दिखता है। हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। एक रेजिस्टेंस था 555 रुपए का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। जो पिछला हाई 590 रुपए के आसपास है, आई थिंक स्टॉक उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 540 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन 590 सबसे पहले, और अगर 590 के ऊपर निकला तो 610 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बेहतर स्ट्रेटेजी ऑप्शन के थ्रू रहेगी। 560 वाला जो कॉल ऑप्शन है नेक्स्ट मंथ का, वहां पर आप ट्रेड ले लें। 38 रुपीज पे वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पे आपको 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 60 रुपए से 70 रुपए तक के टारगेट सेट करना है। ओके, तो ये फिलहाल HPCL में एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है। 560 का कॉल लेने की सलाह। अच्छा देखिए, हमने ट्रेंडिंग काउंटर्स में बात की, ग्लेनमार्क की, अशोक लेलैंड की, ये सबसे बड़े मूवर्स हैं आज के। दोनों ही स्टॉक्स में कमेंट्री अलग अलग आई है। यतिन हमारे साथ है। यतिन, इनफैक्ट अशोक लेलैंड 2 दफ़ा रेकमेंड भी हो चुका है। इसमें बताइए एग्जैक्टली मार्केट कैसे पढ़ रहा है नंबर्स को, और मैनेजमेंट ने क्या कहा है आगे के लिए? राइट, सो सबसे पहले ग्लेनमार्क के बारे में बात करते हैं, जहां आज स्टॉक में 2% गैप डाउन हुआ, उसके बाद 8% स्टॉक इंट्राडे चल गया। सिंपल रीजन था कि जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का FY25 के लिए वो बहुत शानदार है। कंपनी को लगता है कि वो 2600 करोड़ से ज़्यादा का एबिटा कर पाएंगे, जो लगभग 2 गुना से ज़्यादा है FY24 के एनुअल एबिटा से। और कहीं ना कहीं जो कर्ज में कमी आई है ग्लेनमार्क लाइफ का स्टेक बेच के, उसमें भी इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑन ऑल फ्रंट्स अगर हम देखें तो कंपनी को लगता है कि यहाँ से ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री फिर से एक बार शुरू होनी चाहिए, जिसके बाद स्टॉक में मोमेंटम आप देख रहे हैं। जहाँ तक कि अशोक लेलैंड का सवाल है, कंपनी को लगता है एबिटा मार्जिन्स में यहाँ से सुधार आना चाहिए। 3-4 रीजंस दी हैं कंपनी ने। सबसे पहले डिस्काउंटिंग में कमी आएगी, बहुत ही कंट्रोल रहेंगे कॉस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से प्राइस हाई के कैलिब्रेटेड मैनर में बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। तो कमर्शियल व्हीकल्स में
कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड को लगता है कि मार्जिन यहाँ से सुधर सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अशोक लेलैंड को लगता है कि मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में FY25 में सुधार आना चाहिए वॉल्यूम में, जो कॉन्ट्ररी है टाटा मोटर्स की कमेंट्री को लेके। जहाँ तक कि लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का सवाल है, यहाँ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखाई पड़ेंगे, खास करके इलेक्ट्रिक साइड पे LCVs लॉन्च होंगी। और कंपनी को लगता है कि बसेस सेगमेंट में जहाँ उनकी लीडरशिप है वहाँ डिमांड बहुत अच्छी है। तो ये सब मैनेजमेंट कमेंट्री को लेकर स्टॉक में आज 7-7.5% का आप अपटीक देख रहे हैं। क्लियरली स्टॉक डेज हाई पे। और सुन लेते हैं मैनेजमेंट को क्या कहना है, मैनेजमेंट की ये बाइट आपके सामने। हमारी जो प्रोडक्ट ऑर्डर की पाइपलाइन है इलेक्ट्रिक बस की, वो ऑलरेडी 1500 बसों के आसपास है। अभी आने वाले समय में FY25 में खास तौर पर हमारे लिए चैलेंज अब ऑर्डर नहीं है, हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम इनको समय से कैसे सप्लाई करें, हम अपना प्रोडक्शन, अपना सोर्सिंग, अपना मटेरियल बाइंग कैसे रैंप अप करें जल्दी से जल्दी, ताकि हम ये 1500 बसों को टाइमली या समय से पहले प्रोवाइड कर पाएं। तो जहां तक बस का सवाल है, इलेक्ट्रिक बसों का, हम बहुत खुश हैं। अगले कुछ महीनों में हम एक और वर्जन इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल का मार्केट में उतारेंगे स्विच के थ्रू। ओके, मीनवाइल एक बार एक्सिस बैंक देख लेते हैं वीरू। और एक्सिस बैंक अब फ्रेश ऑल टाइम हाई पर, और अब बैंक निफ्टी वो बिल्कुल KKR वाली बात हो गई, कोई ना कोई सपोर्ट कर ही रहा है बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी 650 पॉइंट ऊपर। एक बार बैंक एक्स जरा लेकर आइए वापस, क्योंकि आज बैंक एक्स की एक्सपायरी है, तो एक बार उस इंडेक्स को भी रिविजिट कर लेते हैं। उसका ऑब्वियसली एक्सिस बैंक का बैंक एक्स में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। 56,622 पर इस समय बैंक एक्स ट्रेड करता हुआ, ये डे हाई से काफ़ी करीब है इस समय। लेकिन एक्सिस बैंक में मोमेंटम इस समय काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मानस एक्सिस बैंक बैंकिंग में शायद सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक रहा है, और यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। क्या इस स्टॉक को यहाँ चेस किया जाए? बिल्कुल चेस करना चाहिए अनुज जी। देखिए, ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है। करीब 15-20 सेशन में हमने कंसोलिडेशन देखा था, लेकिन 1180 का जो पिछला हाई था स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है, इसके जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 1250 रुपए के आसपास के आते हैं। तो अगर आप एक पोजिशन ट्रेडर है, आने वाले 5-6 दिनों के लिए एक पोजिशन बना के चलना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए। 1169 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये फिलहाल एक्सिस बैंक, और मुझे याद है एक्सिस बैंक पर बातचीत हमने गावा साहब से आज सुबह में की। इनका टॉप कॉल था, और इन्होंने फ्राइडे को आई थिंक BTST में भी एक्सिस बैंक सजेस्ट किया था, वहाँ से सिर्फ 5-6 रुपए दूर एक्सिस। और अब मानस भी कह रहे हैं कि आगे के लेवल से अचीव करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ और आंकड़ों की। मिड कैप्स में कई ऐसे स्टॉक्स है जहां पर एक्शन देखने को मिला है, उनमें से एक है दरअसल नज़ारा टेक। नज़ारा टेक का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दो चीज़ें हुई हैं आज यहाँ पर, प्रोमोटर्स की तरफ से कुछ बिकवाली हुई है, साथ ही साथ कंपनी के नतीजे आए हैं। नंबर्स पहले आपकी स्क्रीन पर मैं पेश कर देती हूँ। मुनाफा 64% बढ़ा, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स भी आप गौर करिएगा तो 1.5% एक्सपैंड हो पाए हैं। हालांकि आय में करीब 8% तक का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। अब आगे का आउटलुक क्या है, कंपनी का क्या प्लान है, सब पर बातचीत होगी। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं कंपनी के जॉइंट MD और CEO नितेश मित्र सेन। नितेश, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो ये आज आप लोगों ने 6.38% स्टेक बेचा जो है, इसके पीछे क्या कारण है? कितना आप स्टेक होल्ड करते हुए दिखाई देंगे पोस्ट दिस डाइल्यूशन? जरूर। बेसिकली जो प्रमोटर फैमिली थी 25 ईयर्स से ये कंपनी को नर्चर कर रही है। प्रमोटर फैमिली को कुछ लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स थी, इसलिए स्टेक बेचा गया। हमारा इसके पहले 16.4% अप्रॉक्सीमेटली स्टेक था, और अभी लगभग 10% से थोड़ा ऊपर स्टेक रिमेन करेगा कंपनी से। आगे क्या और स्टेक बेचने का प्लान है या नहीं? नहीं जी, हमारा और कोई स्टेक बेचने का प्लान नहीं जी। अब आप, गुड आफ्टरनून, अनुज बोल रहा हूँ। अब आपका टेक्निकली स्किन इन द गेम तो रह ही नहीं गया। मैं समझ सकता हूँ कि प्रमोटर्स को कभी लिक्विडिटी की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन इस समय अब कोई आपका स्किन इन द गेम तो रहा नहीं बेसिकली यहाँ पर। अनुज, 16% भी स्किन इन द गेम हो सकता है या नहीं हो सकता है, और 10% भी। आई हैव बीन रनिंग दिस कंपनी फॉर 25 इयर्स विद इन लास्ट मेनी इयर्स विद 16%। उसके पहले काफ़ी साल हमारा 30-35% स्टेक था।
आई थिंक हमारा अप्रोच जो कंपनी की तरफ है एक ड्रीम के ऊपर निर्भर है, स्टेक के ऊपर निर्भर नहीं है। एक ड्रीम था जब मैं कॉलेज में था, इंडिया में गेमिंग बड़ा होएगा। उसी ड्रीम के पाथ पे 25 साल हम लोग चले हैं और आगे काफ़ी साल चलते रहेंगे जब तक वो ड्रीम प्रॉपरली रियलाइज होगी कि एक इंडियन कंपनी एक ग्लोबल गेमिंग कंपनी बन सकती है तो रिकॉग्नाइज। सारी बात समझ गया, लेकिन फिर भी 10% से कम, मतलब बिल्कुल क्या होता है ना इसमें नीतीश जी, कल को कोई भी अगर आके हॉस्टल टेक ओवर करना चाहे या कुछ भी करना चाहे तो उसके बाद फिर आपको फिर वाइट नाइट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मतलब 10% पे कहाँ आप स्किन इन द गेम रहा आपका। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। मैं क्या आपको समझा रहा हूँ कि 16% पे भी सेम ही सिचुएशन है और 10% पे भी सेम ही सिचुएशन है। 16 भी कम था, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि 16 भी कम था, उसमें आपने 6 और बेच दिया। मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हमने जो हमें फैमिली के पर्सपेक्टिव से और कंपनी के पर्सपेक्टिव से सही लगा वैसा करा है, और हमें काफ़ी आशा है कि ये कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत है। हमारा प्रमोटर का और मेरा पर्सनली एज CEO ऑफ दिस कंपनी 100% कमिटमेंट है कि ये कंपनी आगे ग्रो करती रहेगी। काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और हम इसमें कोई कोशिश जारी नहीं छोड़े। ओके, अच्छा नितेश जी, अब थोड़ा सा ठीक है, अब ये चर्चा इस चर्चा का अध्याय पूरा हो गया। लेट्स टॉक अबाउट FY25 नाउ। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे? और आई थिंक मैं जो आपके नंबर्स को देख रहा था जिसमें आपके पास एक हेल्दी कैश है अप्रॉक्सीमेटली 1450 करोड़ रुपए का, इसका यूटिलाइजेशन कैसा होगा? और जो एग्जैक्टली आपका मनी गेमिंग बिजनेस है अगले 1-2 साल के लिए क्या ड्राइविंग फोर्स यही रहेगा? और स्पेशली इस सेगमेंट से बढ़ने वाले रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आप लोगों की योजनाएं क्या है? क्या इसी मद्देनजर कोई एक्विजिशन पॉसिबल है? जरूर। अगर आप हमारे FY24 नंबर्स को देखेंगे तो हाल में हमारे रेवेन्यूज 4% से ही ग्रो हुए और हमारा EBITDA 16% से ग्रो हुआ। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो मुझे लगता है कि हमारी कंपनी का इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था वाज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। हमारा 127 करोड़ का EBITDA पे हमने 130 करोड़ प्लस कैश जनरेट करा। ये काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि हम फिर ये कैश को रीडिप्लॉय कर सकते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे, और वही हमारी स्ट्रैटेजी है फॉर FY25। हमने पिछले साल विच इज FY24 में 950 करोड़ कैपिटल रेज करा मार्की इन्वेस्टर से। कंपनी की बैलेंस शीट पे आज के दिन हमारे पास 1450 करोड़ कैश है। तो हमारे पास काफ़ी एम्यूनेशन है अच्छे M&A डील्स करने के लिए। गेमिंग स्टूडियोज के काफ़ी डील्स पे हम डिलीजेंस कर रहे हैं आज के दिन, और मुझे लगता है कि Q2 Q3 तक हम 1 या 2 डील जरूर अनाउंस करेंगे। तो एग्जैक्टली लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में FY24 के सर आपका जो मनी गेमिंग बिजनेस था उसका कंट्रीब्यूशन कितना रेवेन्यू में? सो बाय एंड ऑफ 25 वो कितना होगा? जो रियल मनी गेमिंग बिजनेस है उसका कंट्रीब्यूशन हमारे काफ़ी कम है। ये साल में FY24 में आई थिंक अबाउट 3% या लगभग कंट्रीब्यूशन था। और जैसे आप जानते हैं ये जो रियल मनी गेमिंग स्पेस है इसमें GST को लेके पिछले अक्टूबर से काफ़ी ऊपर नीचे इश्यूज बने हैं। गोइंग फॉरवर्ड GST काफ़ी बढ़ा है, तो ये वाला बिजनेस काफ़ी डिस्टेबलाइज हुआ है। हमने हमारे एंड पे अभी इसको काफ़ी स्टेबलाइज कर दिया है। Q4 में ब्रेक इवन था, पर इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वापस आने के लिए हम देखेंगे अगले कुछ महीनों में कैसे बिजनेस करता है। मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज GST गोइंग फॉरवर्ड की क्लैरिटी काफ़ी आ गई है, अगर हमें कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज रियल मनी गेमिंग में मिलेंगे थोड़े लार्जर बिजनेसेस को खरीदने के लिए, हम उसे काफ़ी पॉजिटिवली देखेंगे। और अभी हमारे 1 या 2 ऐसे कॉन्वर्जेशंस चालू भी है। मुझे लग रहा है कि FY25 के मतलब फर्स्ट हाफ तक एटलीस्ट इन इनिशियली 6 मंथ आप कुछ अच्छा आई मीन पॉसिबली घोषणाएं करेंगे। लेकिन एक पॉइंट पे ऑन द बॉटम लाइन फ्रंट आई थिंक मैं स्पेशली मार्जिन पे फोकस करूँ नीतीश, तो यहाँ पर मार्जिन्स में कितना एक्सपेंशन देख रहे हैं आप FY25 में, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मान के चलूँ तो? आई थिंक हमने FY24 से FY25 में अबाउट 100 बिप्स 110 बिप्स का मार्जिन एक्सपेंशन था, 10 से 11%। और मुझे लगता है मिनिमम वो इतना एक्सपेंशन और तो FY25 में होना ही चाहिए।
इवेंचुअली गेमिंग बिजनेस इज अ हाई मार्जिन बिजनेस एंड हमारा डायरेक्शन रहेगा कि अगले 3 साल में हम लोग ये पूरे बिजनेस को एटलीस्ट 18 से 20% मार्जिन पे कैसे लेके आए। ओके चलिए नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। थैंक यू। ओके चलिए, ये बात होगी नज़ारा टेक की। यहाँ पर सनी, आपका कोई व्यू है क्या स्टॉक पर, या आपकी कोई कवरेज है यहाँ पर? अनुज जी, कवरेज में तो नहीं है, बट डेफिनेटली लुकिंग एट द नंबर्स थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहना पसंद करेंगे इसमें। थोड़ी और इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस की 1 या 2 क्वार्टर और देखने के बाद इसके ऊपर फॉर्म व्यू बनाना चाहेंगे। और आपने जो पॉइंट रेस किया, डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो प्रमोटर की होल्डिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है, उसके चलते जो स्किन इन द गेम है वो कहीं ना कहीं कम नजर आता है। तो लेट्स सी, मे बी 1 या 2 क्वार्टर और वेट करके फिर इसके ऊपर कॉल लेना चाहेंगे। फिलहाल वुड लाइक टू अवॉइड दिस स्टॉक एट अ करंट जंक्चर। ओके चलिए, बिल्कुल अभी अवॉइड करेंगे इसको। अमित सेठ ऐड हुए हैं हमारे साथ, एक बार उनसे उनके ट्रेड ले लेते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का मेरा टॉप पिक रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हम एक काफी क्लियर ब्रेकआउट देख रहे हैं। कल के सत्र में भी वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे, थोड़ा सा स्टॉक ने गिव अप कर दिया था, लेकिन आज के सत्र में कल का जो गिव अप किया था सारा स्टॉक ने रिकवर कर लिया और आज भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स है। बॉलिंजर बैंड देखें तो उसमें एक स्क्वीज पैटर्न में आउटसाइड बैंड का ब्रेकआउट यहाँ नजर आ रहा है। 494 का प्राइस है, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रहेगा। 484 का स्टॉप लॉस रखें और 515 के टारगेट्स रखें एक्साइड में। ओके तो ये है एक्साइड पे आपका देख। एक्साइड का ट्रेड में देख रहा था सुबह सुबह, ये ट्रेड जो था वो चंदन जी ने मेंशन किया था आज स्क्रीन पे, और देखिए क्या मूव दिया। ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ स्टॉक एक्साइड। सुपर स्विंग 4% ऊपर और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल एक बार लेके आइएगा आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में देख रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 7502 पे, ये भी अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी से बस कुछ ही गुंजाइश दूर रह गई है। 7502 गजब मूव। इस वक्त पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई सारे के सारे डी हाई पर आके ट्रेड करते हुए शानदार मूव यहाँ पर। मेरे ख्याल से एसबीआई पे अब एक टेक्निकल कमेंट लेना पड़ेगा मुझे। मानस 838 एसबीआई, अभी तो मैं अनुज से इस पर डिस्कशन कर ही रहा था, बट फाइनली ये क्लोज जो होगा ये ऑल टाइम हाई पे आएगा। फ्यूचर्स पे आपका टेक, और अगर कोई नेक्स्ट मंथ की कॉल ऑप्शन आपको इम्प्रेस कर रही हो, फॉर इंस्टेंस 840 या फिर हायर स्ट्राइक्स कुछ लेना चाहेंगे मानस? कंप्लीट आई मीन जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ एसबीआई पे नजर आ रही है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए अगर पीएसयू बैंकिंग में एक पोजीशन बना के चलना है तो मेरे ख्याल से एसबीआई बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि ये जब भी ब्रेकआउट है 840 के ऊपर देगा तो उसके ऊपर करीब करीब 50 से 60 रुपए का आपको इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा। इसलिए मेरी राय में तो यहाँ पर अभी खरीदारी करके चलनी है। स्टॉप लॉसेज आपको 824 के नीचे लगाने हैं, लेकिन टारगेट आपको 900 रुपए के सेट करने हैं। बेहतर रहेगा कि ऑप्शन के थ्रू ट्रेड को लें तो जून मंथ के 840 वाले कॉल ऑप्शन की तरफ देख लें। 44 रुपए का भाव चल रहा है इस ऑप्शन में, 36 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 60 से 70 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है एसबीआई के 840 के जून मंथ के ऑप्शन में। जून वाला ऑप्शन लेकर चले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जहां पर आज हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। अब ये निजी बैंकों से सरकारी बैंकों में भी भागीदारी बढ़ती हुई। चलिए, एक और बड़ा ट्रिगर पॉइंट जो भारतीय बाजारों के लिए बेहद अहम है वो है मॉनसून। और आज शाम को दरअसल 4 बजे आईएमडी मॉनसून को लेकर अपना दूसरा अनुमान जारी करेगा। अब तक के साल मॉनसून अच्छा रहने की बात कही गई है, ला नीना के भी हालात बनने की उम्मीद है। अब यहाँ से आगे किस तरह की स्थिति बन रही है, क्योंकि इस बीच अपने पहले अनुमान से लेकर इस बीच हमने देखा है गर्मी बेहद ज्यादा बढ़ गई है, पारा एकदम आसमान छू रहा है और ऑफ कोर्स एक साइक्लोन भी आ गया है। इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है और लार्जली आज आईएमडी रफली किस तरफ इशारा करेगा? हमारे साथ हमारी कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता हैं। मनीषा, एक तो 50 डिग्री टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली अनुज ठीक उसी गर्मी के बीच पहुंच गए हैं। बताइए आज आईएमडी एग्जैक्टली किन किन चीज़ों का उल्लेख करना चाहेगा, कंसिडरिंग एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दूसरा वो साइक्लोन भी आ चुका है। जी हाँ हर्षदा, तो 4 बजे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना मार्केट्स के लिहाज से भी। और अभी भी हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 51% जो इलाका है जहां पर बुआई होती है वो रेन फेड है, तो बारिश के ऊपर नज़र यहां पर रहेगी। एज ऑफ नाउ अब तक यहां पर आईएमडी ने कहा है कि 106% का लॉन्ग पीरियड एवरेज हो सकता है।
है जो कि स्लाइटली अबव नॉर्मल है, तो वो एक अच्छी न्यूज़ है। IMD ये भी हमें बता चुका है कि 31 मई को हम यहाँ पर ऑनसेट देखेंगे मॉनसून का केरला में +- 4 दिन के लिहाज से, और जो प्रोग्रेस है मॉनसून की वो अब तक बेहतर मानी जा रही है क्योंकि अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल, इन सब एरियाज में हम ऑनसेट होता हुआ देख चुके हैं। अगर 31 मई को यहाँ पर ऑनसेट होता है केरला में तो आप 6-7 जून तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कर्नाटका में होगा। 10 से 11 जून तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुंबई में यहाँ पर मानसून आता हुआ नजर आएगा। आज भी बाहर क्लाउडी है, मौसम अच्छा है, तो प्री मानसून शावर्स की हम इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज 4 बजे ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि IMD अब यहाँ से आगे मंथ वाइज किस तरह से इसको ब्रेक डाउन करते हैं और जियोग्राफिकल मानसून डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रह सकता है उसके ऊपर आज यहाँ पर बात होगी। जिस तरह से IMD ने पिछले कुछ सालों में किया है कि हर महीने के लास्ट वीक में वो अगले महीने की यहाँ पर डिटेल्स बताते हैं, वही कुछ अब यहाँ पर शुरू होगा। तो आज 4 बजे आपको बताया जाएगा कि जून में ऑनसेट कैसा रह सकता है, कितनी बारिश की एक्सपेक्टेशन है, और जहां तक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रह सकता है। जहां तक हीट वेव की बात है, जी हाँ, यहाँ पर कुछ चिंताएं अभी भी हैं। जैसे आपने कहा कि दिल्ली में 45-47 के बीच में टेम्परेचर्स हैं, 50 डिग्री हमने यहाँ पर फलौदी राजस्थान में आता हुआ देखा है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले जो 3 दिन हैं अभी भी IMD का अलर्ट वहां पर जारी है। तो नॉर्थ इंडिया में जो ये हीट वेव है उसका प्रकोप हम लास्ट वीक ऑफ मई, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक यहाँ पर जारी आता हुआ देखेंगे। उसके बाद IMD का मानना है कि थोड़े से टेम्परेचर्स यहाँ पर नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन रिमाल का जो इम्पैक्ट है उससे मानसून को फायदा ही मिला है। तो जो सदर्न इंडिया है जैसे केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश अच्छी है। इसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया है जैसे वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पर रिमाल का इम्पैक्ट हमने आता हुआ देखा है, तो वहाँ पर भी बारिश अच्छी है। तो क्लियरली कंट्री यहाँ पर 2 भाग में एज ऑफ नाउ बटी हुई है। एक तरफ अच्छी खासी बारिश है और दूसरी तरफ हीट वेव्स। लेकिन ये साइक्लोन का ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है ओवरऑल ऑनसेट पर या नहीं? पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तो जल्दी आ जाएंगे बादल, तो दैट्स अ गुड थिंग। नहीं तो स्ट्रेस इसी बात का था कि क्या उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो बेसिकली अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं और मैं मुंबई के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो 10-11 को वो मानसून का ऑनसेट होने के पूरे आसार बन रहे हैं। शुक्रिया मनीषा इस अपडेट के लिए। अच्छा, इस बीच वो पूरा FMCG वाला ट्रेड, टू व्हीलर वाला ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि FMCG साइड पर हमने वैसे भी देखा है नंबर्स के बाद एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। सानी, FMCG कंपनियां HUL हो, आपका टाटा कंज्यूमर हो, ITC हो, सबका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था पोस्ट नंबर्स क्योंकि कमेंट्री अच्छी थी। अब ये मॉनसून वाला प्ले कुछ बचा है या नहीं, आप बताइए। या डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो कमेंट्री थी ये क्वार्टर में काफी पॉजिटिव रही थी, स्पेशली रूरल बेल्ट को लेकर के जहां ग्रीन शूट ऑफ रिकवरी देखने मिल रहे हैं। स्पेशली अगर डाबर की कमेंट्री सुनी होगी जो कि प्रीडोमिनेंटली रूरल पोर्टफोलियो है, वहां पर भी एक अच्छी खासी कमेंट्री हमने आती हुई देखी थी। तो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के जो एवरेजेस है 5 ईयर 10 ईयर उसके नीचे अब सभी FMCG कंपनी चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क रिवॉर्ड जो है FMCG कंपनीज में डेफिनेटली पॉजिटिव है। इन टर्म्स ऑफ अपसाइड मुझे लगता है कि अभी भी जहां थोड़ी अपसाइड बची है उसमें एक कंपनी जो हमें अच्छी लगती है वो है टाटा कंज्यूमर। लगता है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है उसके चलते ये कंपनी में एक रिलेटिवली बेटर ग्रोथ देखने मिलेगी बाकी FMCG कंपनीज के कंपैरिजन में। एट द सेम टाइम ITC मुझे लगता है कि जो इनके जो टोबैको डिवीजन है, सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ जो उम्मीद से थोड़ा बेहतर आए थे। हालांकि होटल डिवीजन का जो डीमर्जर है उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रीट अप्रेंसिव है, बट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली वैल्यू अनलॉकिंग होकर रहेगी जब होटल बिजनेस डीमर्ज होगा और ITC इनडायरेक्टली 40% स्टेक होल्ड करेगा। तो ITC में भी हमें वैल्यूएशन का कंफर्ट लगता है। ओके, अच्छा एक बार मिड कैप इंडेक्स देखिए जरा। मिड कैप इंडेक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है वीरो, क्योंकि इंडेक्स 550 पॉइंट ऊपर है लेकिन एडवांस डिक्लाइन ख़राब है। मतलब एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में है। वो 1-2 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन हो जाता है उसकी वजह से। आई थिंक इंडियन होटल्स, वोल्टास, एम्फेसिस, ये 3-4 स्टॉक हैं जिसका कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से मूव दिखा रहा है। वरना अदरवाइज एडवांस डिक्लाइन खैर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये
मिड कैप 100 का कंट्रीब्यूशन आपके इसमें एक्चुअली गलत, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये अब थोड़ा हमारा पुराना हो गया है। अब बजाज फाइनेंस और डिवीज़ लैब्स निफ्टी का हिस्सा बन चुके हैं, ये लिस्ट अब तक अपडेटेड नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब ये मिड कैप में नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी स्टॉक्स थे वो आपको क्लियरली बता रहे हैं। पीएफसी, इंडियन होटल्स, कुछ 2-3 स्टॉक, अशोक लेलैंड, जहाँ पर कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है यहाँ पर। लेकिन ठीक है, मार्केट थोड़ा सा हायर लेवल से स्लिप हुआ, लेकिन अब पता नहीं एक फाइनल 245 3 PM मूव बाकी है या नहीं मार्केट में। लेकिन अशोक लेलैंड या ग्लेनमार्क दोनों में से डे एंड तक एक रेस है कि कौन हाईएस्ट F&O गेनर रहने वाला है। दोनों पैरेलली चल रहे हैं आज सुबह से, जो अशोक लेलैंड और ग्लेनमार्क दोनों के दोनों। बिल्कुल, अशोक लेलैंड करीब 226 पैसे पैकेट ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे है। और एक और स्टॉक मेरे रेडार पर आ रहा है, जुबिलेंट फूडवर्क। हाँ, मैं देख रहा था, आई थिंक लास्ट वीक डिस्कस किया था इसको बिग स्टॉक्स में। वो जो वॉल्यूम ग्रोथ आई थी उसकी इंडिया बिजनेस में, उसको देख के लग रहा था कि बॉटम बना है यहाँ पर। और मतलब बहुत ही शानदार मूव। बाजार के पास चॉइस क्या है इस सेगमेंट में? नहीं, कंसिडरिंग फैक्ट कि जोमेटो ऑलरेडी चल चुका है। ये चला नहीं है स्टॉक, ये चला नहीं है। इसका अगर आप चार्ट देखेंगे, अब इनफैक्ट मेरे ख्याल से 12 महीने का अगर चार्ट देखेंगे, 3 महीने में भी देखिए 1.8% और बहुत तंग किया, और 12 महीने में तो शायद ये डाउन होगा, ज़्यादा फ्लैट ही है। 6 महीने में डाउन है। अगेन एक ऐसी मार्केट जो कहाँ की कहाँ पहुँच गई, इसकी वजह से आई थिंक ये थोड़ा सा मार्केट ने एक लीप ऑफ फेथ लिया है यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क में। ये देखिए 6 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। 6 महीने में FMCG इंडेक्स कहाँ का काम पहुँच गया, ये कहाँ पड़ा है बेचारा। 13 मार्च को उसने लगाया था करीब 421 रुपए का। सनी, आपका व्यू जुबिलेंट फूड्स पे 495 प्राइस वाइज पोस्ट अर्निंग्स अब तक ठीक ठाक रहा है, आपका व्यू इस वक्त जुबिलेंट पे? वीरेंद्र जी, जुबिलेंट फूड में मुझे लगता है कि पोस्ट अर्निंग जो कंपनी ने जिस तरह से गाइड किया है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने मिलेगी, वहाँ कहीं ना कहीं कंपनी का फोकस है। और रही डोमेस्टिक बिजनेस की बात, तो यहाँ जो डिमांड एनवायरनमेंट है अभी भी कहीं ना कहीं सबड्यूड है। मे बी क्वार्टर और 2 डाउन द लाइन हम डोमेस्टिक बिजनेस में भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हमें देखने मिलेगा। बट अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से बात करता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से FMCG में हम देख रहे थे कि अर्निंग जो डीग्रोथ था वो बॉटम आउट होता हुआ नजर आता है 4th क्वार्टर में, और इसी के चलते थोड़ा स्ट्रीट एक्साइटेड है कि FY25 एटलीस्ट सेकंड हाफ और FY26 में एक अच्छी खासी अर्निंग ग्रोथ हमें देखने मिलेगी जुबिलेंट फूड में। तो अगेन नंबर 1 कंपनी है QSR स्पेस में, मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो स्टॉक है, ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना चाहिए। हालांकि पोस्ट रिजल्ट एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है इसमें, बट मुझे लगता है कि मे बी नेक्स्ट क्वार्टर विल बी वन ऑफ द की क्वार्टर टू डिसाइड कि स्टॉक में कितना बड़ा अपसाइड यहाँ से रहेगा। ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय रहेगी विद स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। लेकर के निवेश करना शुरू करें। जुबिलेंट फूड एक बड़ा मूव आ रहा है स्क्रीन पर 6% ऊपर। अच्छा, कुछ ही देर में हम 4 का चौका लेकर आएंगे। सस्ता ऑप्शन प्रशांत देंगे, F&O सुपरस्टार राजेश सातपुते से लेंगे, अमित सेठ देने वाले हैं चार्ट का चमत्कार, और सनी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। उससे पहले एक बार NBFC काउंटर्स और दिग्गज NBFC काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बजाज फाइनेंस देखिएगा, जिसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। टॉप गेनर्स में शामिल है आज करीब 1-1.5% की तेजी। और मिड कैप साइड पर चोला इन्वेस्टमेंट्स में अब हम देख रहे हैं कुछ पिकअप है। इनफैक्ट चोला के केस में 1% का प्राइस एक्शन, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन नियरली 10-11% तक की जुड़ गई है। विकास, दोनों पर अगर आपकी नजर गई हो, बताइए अब यहाँ से ये पड़ाव किस तरफ बैठेगा? क्या बेहतर ट्रेड है, बजाज फाइनेंस या चोला? जी हर्षिता जी, देखो दोनों काउंटर में मुझे लगता है बजाज फाइनेंस यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जैसे कि 50 DMA के ऊपर ये अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि आज इंट्राडे में हमने एक नोट डाउन किया है कि फर्स्ट हाफ में एक अच्छा मूव देखने मिला, उसके बाद एक अभी थोड़ा सा स्लाइडली नीचे आते हुए देखने मिल रहा है। बट कंपैरेटिवली अगर चार्ट करो तो मुझे बजाज फाइनेंस अच्छा लगता है। ऊपर में 7000 के ऊपर अगर ये वापस निकलता है तो 7400 के आसपास का एक आप मुझे यहाँ पे देखने मिल सकता है। नीचे में 6800 का आज का डे लो एक अच्छा बेस बना चुका है, वो अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बजाज फाइनेंस में देखने मिलेगा। चोला फाइनेंस में थोड़ा सा यहाँ पे अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखो तो इतना एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहा है। थोड़ा सा अपसाइड में जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का एक रजिस्टेंस इसमें देखने मिलेगा 1290 के आसपास का। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक इसमें एक अपमूव नहीं देखने मिलेगा। नीचे में 1240 का एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे है, तो एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। तो कंपैरेटिवली बजाज फाइनेंस यहाँ पे ओके, कंपैरेटिवली बजाज फाइनेंस। चलिए एक काम करते हैं, अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं फिर, और सबसे पहले प्रशांत जी के पास चलते हैं सस्ता ऑप्शन के लिए। प्रशांत जी बताइए आपकी ट्रेड।
तो अनुज जी, ऑटो सेक्टर में एस्कॉर्ट्स काफी अच्छा लग रहा है मुझे, और अभी तो मई के ऑप्शन सजेस्ट करने में कोई पॉइंट नहीं होगा कंसिडरिंग ये आखिरी हफ्ता है। तो जून महीने की जो 3900 की कॉल है, 3900 करीबन 170 पे ट्रेड कर रही है, तो ये मुझे लग रहा है इसमें एक मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 125, 125, टारगेट होगा 215 से लेके 235, 235। बट एक रिकमेंडेशन इसके साथ मैं देना चाहूंगा कि अगर ये टारगेट शुक्रवार तक हिट ना हो, तो जो भी प्राइस हो और स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ हो, तो जो भी प्राइस हो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि हम एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं, वहां पे ऑप्शंस कैरी करने में कोई पॉइंट नहीं होगा। तो प्रशांत जी ने यहाँ पे ट्रेड पिक किया स्कॉट्स, और अब अगला ट्रेड पिक करते हैं राजेश जी से, आज का एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है वोल्टास पे। अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है वोल्टास एक अच्छा पिक होगा। 1400 1415 ये इसका एक सपोर्ट है, कन्फ्लुएंस है, बेस बन रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1395 का। 1390 थे, 1395 बेटर होगा, 90 भी नहीं, 1395 विल बी माय स्टॉप लॉस। और बाय करना है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ, मुझे लगता है स्विंग ट्रेड के हिसाब से 1450 1460 ये वोल्टास का स्विंग आएगा। तो वोल्टास इज अ बाय। वोल्टास में एक बाय साइड का ट्रेड राजेश जी दे रहे हैं। अमित बताइए चार्ट का चमत्कार। अब मैं पीएनबी को चूज करना चाहता हूँ। पीएनबी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 8-9 दिनों से काफी नैरो रेंज कैंडल्स और एक कंप्रेस कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा था। इसके तीनों की मूविंग एवरेजेस 10, 20 और 50 काफी कंप्रेस हो गए थे इस कंसोलिडेशन में। आज के सत्र में हमने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखी है और वॉल्यूम्स भी अबव एवरेज है। तो 130 का इसका प्राइस है, 127 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 136 के टारगेट्स रहेंगे पीएनबी में। ओके, पंजाब नेशनल बैंक। सनी, आपका मिड कैप फंडा? या अनुज जी, मेरा पिक रहेगा टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 199-200 के आसपास है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 240-250 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। काफी रोबस्ट नंबर रिपोर्ट किए थे कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर में, और एट द सेम टाइम काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करता हूं तो क्लोज टू 14,000 वैगन्स की ऑर्डर बुक है, जो कि अगर वैल्यू टर्म में बात करें तो 8,000 करोड़ की वैल्यू है। और इसमें से प्रीडोमिनेंटली मेजोरिटी ऑफ द ऑर्डर बुक जो है वो FY25 में एग्जीक्यूट होते हुए नजर आएगी। और इसी के चलते हमें लगता है कि कंपनी की जो टॉप लाइन है 50% की ग्रोथ हमें FY25 में देखने मिलेगी। एट द सेम टाइम काफी सारे नए टेंडर है प्राइवेट कंपनीज की ओर से, जैसे स्टील कंपनीज, सीमेंट कंपनीज के ओर से हम आते हुए देखेंगे। तो जो ऑर्डर इनफ्लो है उसका भी ट्रेंड एक रोबस्ट रहने का एक्सपेक्टेशन इन FY25 में। एट द सेम टाइम हमें लगता है कि अगले 2 से 3 साल में कंपनी डेट फ्री हो सकती है। इसी के चलते हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज एज वेल एज फाइनेंशियल लिवरेज स्टोरी प्ले आउट होते हुए नजर आएगी इसमें अगले 2 साल में, और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ओके, तो टेक्समैको रेल इस समय वो मिड कैप फंडा ट्रेड। चलिए, सारे ट्रेड्स मैं आपके सामने एक बार फिर रिकैप कर देती हूँ। सस्ता ऑप्शन एस्कॉर्ट्स पर जो प्रशांत ने पिक किया है, 3900 का कॉल 179 पर खड़ा है, 215 और आगे 235 का टारगेट रहेगा। वोल्टास पसंद है राजेश सातपथे को, एफएनओ सुपरस्टार है ये, 1450 की एक अपॉर्चुनिटी, आगे 1460 तक भी जा सकता है, 1390 स्टॉप लॉस रहेगा। सरकारी बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक पिक किया है चार्ट का चमत्कार के तौर पर अमित ने। 136 का टारगेट यहाँ और 127 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। और टेक्समैको है इस समय ताज़ा पिक जो सनी दे रहे हैं हमें मिड कैप फंडा के तौर पर। तो ये सभी ट्रेड जहाँ पर एक अच्छी खासी हरकत एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ देर पहले हमने मेंशन किए थे वो NBFCs, उसमें REC PFC भी जोड़ लीजिए, स्पेशली PFC, क्योंकि वहाँ पर अब मोमेंटम और बढ़कर आया है। करीब 6% ऊपर REC PFC में तो सीधे लॉन्ग्स ही ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर REC में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हो। इस पर आपकी फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या रहेगा गाबा जी? REC PFC में कोई ट्रेड? सुबह REC में थोड़ा और PFC दोनों में ट्रेड नजर आ रहा था, तो लेकिन कह सकते हैं कि अप मूव ऑन है, 587 पर ट्रेड कर रहे हैं REC। पॉसिबल है 600 की तरफ जा रहा है, पॉसिबल है जाना ही चाहिए, चला भी जाएगा। 572 का स्टॉप लगाएं REC पर, तो मेरे ख्याल से एक अप मूव मिल सकता है REC में 600 तक का। रही बात पावर फाइनेंस की, यहां पर भी तेजी, 2 दिन से अच्छा मोमेंटम है, ट्रेड कर रहा है 506, थोड़ा स्ट्रेच्ड है, लेकिन स्टॉप लगाना चाहिए 500 का।
पॉसिबल के 530 देखने को मिल सकते हैं पावर फाइनेंस पे। दोनों ही स्टॉक अच्छे लगते हैं। अर्ली मॉर्निंग के फर्स्ट 15 मिनट्स पे दोनों ही में भी एक अच्छा मूव दिखाई दे रहा था। ओके, मीनवाइल ये देखिए थोड़ा सा एक कुछ एक्सपायरी डे वॉलेटिलिटी कहिए इसको, रोज एक्सपायरी होती है इसके लिए, लेकिन बैंक्स में थोड़ा सा प्रेशर आया और निफ्टी पर भी अब थोड़ा प्रेशर। और अब हम डे लो पर तो नहीं है लेकिन क्लियरली हाई से स्लिप जरूर है। इनफैक्ट एक ऑफ हाइज वाली प्लेट दिखा दीजिए दोनों की, निफ्टी और निफ्टी बैंक की, तो रीजनेबल स्लिप निफ्टी पर तो मेरे ख्याल से हम आराम से 100 पॉइंट से ज़्यादा स्लिप हो गए होंगे। हाँ, 100 पॉइंट से ज़्यादा स्लिप हो चुके हैं। 23,110 का हाई था, अब हम 22,976 पर हैं, तो मतलब करीब करीब 124 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी पर स्लिप हो चुके हैं इंटरडे में, और 135 पॉइंट इनफैक्ट निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी का भी एक बार इंटरडे स्लिप देख लेते हैं। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से स्लिप ठीक ठाक हुई है, तो ये देखिए ये 250 पॉइंट स्लिप यहाँ पर भी, बैंक निफ्टी पर भी। तो थोड़ा सा क्लोजिंग में एक वॉलेटिलिटी आ रही है। पर इंडिया विक्स देख लेते हैं जरा, इंडिया विक्स कहाँ पर है इस समय। सुबह काफ़ी ऊपर था इंडिया विक्स, इस पर आ जाइए ज़रा एक बार इंडिया विक्स पर, और ये इंडेक्स इस समय करीब करीब 7% ऊपर। हर्षदा, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आई मार्केट में। जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपरी लेवल से कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, लेकिन लेट्स सी यहाँ पर इवेंचुअली क्लोजिंग की तरफ कहाँ जाकर सेटल होते हैं। आइदर वेज बात करते हैं कल आने वाले नतीजों की। उसमें से एक तो IRCTC है जो रेडार पर रहेगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे EIL जैसे नंबर्स पर भी। इनफैक्ट कई सारे मिड कैप के नंबर्स अब आते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, पहले IRCTC क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार? देखिए, बहुत ज़्यादा कवरेज में नहीं है ये ब्रोकरेज हाउसेस के, चाहे EIL हो या फिर IRCTC, लेकिन जो एक एस्टिमेट बाजार मान के चल रहा है, करीब करीब 1145 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू रहेगा, 19% के आसपास की बढ़त रेवेन्यू में। मुनाफे फ्रंट पे पैट करीब 11% बढ़ने का अनुमान, 310 करोड़ रुपए के आसपास का पैट रहेगा। एबिटा 394 करोड़ जो कि 325 करोड़ से बढ़ के आएगा, और मार्जिन 33.5% के सामने 35-35.5% के आसपास तिमाही में देखने को मिलेंगे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स वीक रहेंगे, और मार्जिन भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट साइड पे आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। टूरिज्म और स्टेट तीर्थ सेगमेंट जो है वो इनका थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा YOY बेसिस पर, लेकिन जो इनके प्रोमिनेंट सेगमेंट है इसमें रेल नीर है, कैटरिंग है, इन दोनों का कारोबार थोड़ा सा वीक साइड पे या फिर कह लिए फ्लैट साइड पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आने का एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। नए रूट्स पर किस तरह की नई ट्रेन्स का लॉन्च है, और साथ ही साथ जो कंपनी के नए ट्रेन्स जो कंपनी अपने खेमे में ऐड कर रही है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर बाजार फोकस करेगा। लेकिन अदरवाइज बाजार अनुमान लगा रहा है कि YOY बेटर साइड पर और क्यू ऑन क्यू थोड़े से वीक साइड पर नंबर आ सकते हैं IRCTC के। ओके, IRCTC इस पर थोड़े वीक नंबर्स आ सकते हैं। हाँ, अभी EIL पर आए उससे पहले एक बार अमित सेठ, एक बार जरा IRCTC का चार्ट देखिए, बताइए कैसा लग रहा है स्टॉक। जी अनुज जी, स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है। काफी दिनों से ये चार्ट रेडार पे है। इसमें कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट है वीकली डेली चार्ट्स में। रिजल्ट का इम्पैक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी डिप हमें मिले, अगर कोई 1040 1050 के लेवल पे, तो वहां पे एक एंट्री की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1020 एंड नियर टर्म्स उसके बाद बाउंस बैक टारगेट्स ऑफ 1100 1115 तक के लेवल्स। देखते नंबर्स में क्या कहते हैं, और ऑफ कोर्स आगे के प्लान्स को लेकर IRCTC क्या रोड मैप रखता है FY25 के लिए। इंजीनियर्स इंडिया, सुमित क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार? देखिए, इंजीनियर्स इंडिया के केस में उलट नंबर होंगे। जैसे IRCTC में क्यू ऑन क्यू वीक है, यहाँ क्यू ऑन क्यू बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आने का अनुमान। एक तो बेस लो है और अदरवाइज भी नंबर्स अच्छे आने की बातचीत है, एग्जीक्यूशन थोड़ा बेटर रहेगा। पहले YOY बेसिस पर करीब 1181 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू, 27% बढ़ने का अनुमान, मुनाफा 42% टूटने का अनुमान YOY बेसिस पे, हाई बेस का इफेक्ट, और एबिटा फ्रंट पर भी करीब करीब 20% का एक ड्रॉप आपको YOY बेसिस पे दिखाई पड़ेगा। लेकिन यही नंबर्स को अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो वहाँ सिचुएशन अलग है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 1121 करोड़ का अनुमान, मुनाफा जो कि 29% बढ़ेगा, मुनाफा 166% बढ़ने का अनुमान है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, और एबिटा फ्रंट पर नंबर्स में करीब करीब 110 करोड़ का एबिटा होगा जो कि 63 करोड़ से बढ़कर आएगा, घटकर नहीं बढ़कर आएगा। तो एक अच्छे नंबर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप अनुमान लगा के चल सकते हैं। एग्जीक्यूशन बेटर 1, ऑर्डर इनफ्लोज बेटर 2, और वैसे भी कैपिटल गुड स्पेस, ऑयल एंड गैस का जो केपेक्स है वो कंपनी के लिए काफ़ी हद तक कारगर होता है। तो ये अनुमान से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, YOY बेसिस पे नंबर थोड़े से कमज़ोर देखने को मिलेंगे। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी की कैंडल देखिए लास्ट 5 मिनट का बार वीरो, वही मैं देखा था अनुज, और एकदम से मार्केट में कोलैप्स। देखिए इंट्राडे कोलैप्स है ये, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसमें बाइंग आ जाएगी फिर से, लेकिन हाँ आज की आ जाएगी,
लास्ट के आधे घंटे में या कल आएगी, ये ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ है कहना। लेकिन निफ्टी का एक बार इंटरडे चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी इस समय, और ये 5 मिनट की कैंडल्स, लास्ट वाली कैंडल खास तौर से। अच्छा, लास्ट वाली कैंडल जो है, अगर आप 5 मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं तो एग्जैक्टली 200 पीरियड मूविंग एवरेज पर एग्जैक्ट। तो अगर बाउंस आना है तो यहीं से आना है। अगर ये लेवल टूटा तो बड़ी दिक्कत है। वो लेवल है 22,933 के आसपास का। आज का लो भी वहीं पर है 22,932, जो अभी अभी हिट हुआ। और इवन निफ्टी बैंक, हालांकि निफ्टी बैंक अभी भी आउट परफॉर्मर है, लेकिन निफ्टी बैंक भी हायर लेवल से स्लिप ज़रूर हुआ है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, विक्स भी हाई है काफ़ी। हम एकदम अब वो रिजल्ट के काफ़ी करीब खड़े हैं। ठीक है, थोड़ी वॉलेटिलिटी चलती रहेगी। इनफैक्ट इस पर बात कर लेते हैं, इस वॉलेटिलिटी में आपको क्या करना है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर बजाज फिनसर्व एएमसी के CIO निमेश चंदन जुड़े हमारे साथ। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट इस समय? क्या इलेक्शन रिस्क पूरी तरीके से मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, या फिर एक अभी भी यहाँ पर रिस्क फैक्टर है? गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। यहाँ से ऑब्वियसली इस हफ्ते तो मार्केट अनुमान लगाता रहेगा कि कितनी सीट्स गवर्नमेंट को मिलती हैं, और उस वजह से कुछ वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। जब तक एग्जिट पोल या एक्चुअल पोलिंग रिजल्ट नहीं आते, तब तक थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में बरकरार रहेगी। उसके बाद भी लोग बाकी बिजनेसेस और ट्रेंड्स को देखना शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से बस कुछ ही दिन और हैं ये अनसर्टेनिटी के, जहाँ पे हमें शायद विक्स और ऊपर जाता हुआ नजर आए। बट ऐसा लग रहा है कि जो कंसेंसस अनुमान है कि शायद गवर्नमेंट सेम कंटिन्यू रहे, और या लोग रिस्क शायद ना लें, बट वर्स्ट के सिनेरियो में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी, तो उस हिसाब से पोजीशन कर रहे हैं। पर आपको लगता है कि रीसेंट जो मूव है, अगर मैं रीसेंट लो से कंपेयर करूं निमेश जी, तो ऑलमोस्ट 21,850 की ट्रेजेक्टरी से लगभग 23,100 तक का सफ़र, बेस्ट केस और बेस्ट नंबर्स फॉर आई थिंक NDA बाजार ने ऑलमोस्ट फैक्टरिंग कर लिए इस प्राइस में। इंडेक्स पे हल्का सा एक पर्सपेक्टिव आपका? थोड़ा सा लॉन्गर टर्म देखें वीरेन, तो हम जिस लेवल पे हैं वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन लेवल है लार्ज कैप्स के लिए। एज अ हाउस हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, स्पेशली इन द लार्ज कैप्स। यस, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो उनकी एवरेज वैल्यूएशन होती है, उससे वो 20 से 25% महंगे चल रहे हैं। बट लार्ज कैप्स में ऐसा नहीं है। लार्ज कैप्स में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। लॉन्गर टर्म जो ट्रेंड्स हैं इंडिया के, अगर आप इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखें, कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखें, बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ देखें, हाउस होल्ड लेवरेज देखें, हर चीज में, हर इंडिकेटर में इंडिया बाकी काफी इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप मार्केट से अच्छा कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में हम काफी बुलिश हैं मार्केट्स में। हाँ, कुछ वॉलेटिलिटी आ सकती है, कुछ करेक्शन बीच में आ सकते हैं। अगर कोई निवेशक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है। स्पेशली लार्ज कैप्स में अभी भी वैल्यूएशंस काफी कंपनीज के अट्रैक्टिव। अब फिर ऐसी स्थिति में कंस्ट्रिंग अब यहाँ से आगे ज़्यादातर जानकार यही कह रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शन एक और बड़ी तेज़ी बनती दिखाई देगी। निमेश, लीडरशिप कहाँ से आएगी? क्या वो प्राइमरीली बैंकों की तरफ से आएगी? क्योंकि बैंक्स में हमने एक चीज़ देखी है, स्पेशली पिछले हफ्ते ऑनवर्ड्स जो FIIs ने कुछ स्टॉक्स में मंदी की पोजीशंस रखी हुई थी वो कवर करने लगे। शायद वो और तेज़ी भी कर रहे हैं। HDFC बैंक इज़ द क्लियर विनर है जहां पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। क्या यही पॉकेट सबसे पहले लीडरशिप दिखाएगा या फिर लीड करेगा इन द नेक्स्ट लेग ऑफ दिस रैली? अर्षदा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि लास्ट ईयर अगर आप देखें तो जो अनुमान आए उसमें बैंकिंग सेक्टर में काफी बैंक्स में, जो लार्ज बैंक्स हैं, उनमें नंबर्स अपग्रेड ही हुए हैं, पर इनके जो शेयर प्राइस हैं वो प्रेशर में रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन की अनसर्टेनिटी खत्म होने के बाद डेफिनेटली जो लार्ज बैंक्स हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो रीरेट हों। आप फंडामेंटल की तरफ से देखें या टेक्निकल की तरफ से, ये जो बैंक्स, जो लार्ज बैंक्स हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह पोजीशन है कि इलेक्शंस की अनसर्टेनिटी के बाद अच्छा करें। दो सेक्टर्स जहां सबसे ज़्यादा पैसा बना है इस रेजिम में वो हैं डिफेंस और रेलवेज।
आपके पोर्टफोलियो में है क्या इनका एक्सपोजर और क्या आप यहाँ ऐड करेंगे? हमने बहुत जल्द इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया था और कुछ पोजीशंस लिए हैं हमने इन सेक्टर्स में, स्पेशली डिफेंस में। लेकिन अनुज, अब मैं कहूँगा कि काफी हद तक इनके जो ऑर्डर बुक्स हैं वो अब वैल्यूएशंस में डिस्काउंट हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये कंपनीज जो हैं वो अपनी ऑर्डर बुक्स किस तरह एग्जीक्यूट करती हैं और वो जो नंबर्स हमने बनाए हैं प्रॉफिट्स के, वो जल्द से जल्द उसमें ट्रांसलेट होते हैं या नहीं। तो अब समय आ गया है देखने का कि कौन सी कंपनी एग्जीक्यूट अच्छा कर रही है। ऑर्डर बुक्स पे तो वैल्यूएशन ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से इनकी और री रेटिंग हो सकती है। और डिफेंस और रेलवे नैरो यूनिवर्स है, टिपिकली जब लोग एक्साइट होते हैं उसके बारे में तो वैल्यूएशन बहुत जल्द ऊपर चले जाते हैं। तो अब मैं कहूंगा कि इस एरिया में थोड़ा सा संभल के कॉशियसली चलना चाहिए। ओके, मीनवाइल देखिए निफ्टी में वो कैंडल की मैं बात कर रहा था वीरू, वो कई बार कैंडल आपको बहुत कुछ बता देती है। जिस तरीके से वो कैंडल, वो काफ़ी डेंजरस लुकिंग कैंडल बन रही थी और उसके बाद उसको हमने ब्रीच किया और उसके बाद देखिए वापस किस तरीके का मार्केट में कोलैप्स आया। और अब तो इवन बैंक निफ्टी भी काफ़ी मतलब करेक्ट हो रहा है। एक बार निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट लेकर आई है, मिड कैप सेलेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। मिड कैप सेलेक्ट जिसकी कि आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, वहाँ पर भी एकदम से काफ़ी वॉलेटिलिटी आई। हालांकि अब लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी भी आ रही है, तो ऑल ओवर द प्लेस रियली मार्केट इस समय काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में। आप सही कह रहे हैं कि बाइंग आ भी जाएगी। मतलब इतना कोलैप्स आया 2800 से 70 पॉइंट पे 2 टिक। हाँ बिल्कुल। तो विक्स का मतलब क्या है इस 24 की आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे तो डे लो की ट्रैजेक्टरी में ऑलमोस्ट हम गए और वहाँ से एक स्विंग देखे, अब फिर हम करीब 70 पॉइंट्स के जो लॉसेस हैं वो कंपेंसेट करते हुए, मतलब वॉलेटिलिटी गजब की है यहाँ पर। और एक बार ज़रा प्लीज़ निफ्टी बैंक भी लिखाइएगा। अच्छा निमेश जी, थोड़ा सा अगर हम कुछ देर के लिए इस बड़े इलेक्शन इवेंट को मान के चलें कि बाजार पास कर चुका है, मतलब जैसे कि हमने बात की कि मोर और लेस ये मैंडेट मिल रहा है कि शायद एक सही नंबर्स के साथ ये गवर्नमेंट एक बार फिर से काबिज होगी 4 जून के बाद। 2 इवेंट और लाइंड अप हैं उसके बाद, फुल फ्लेज बजट और मानसून, जिसको लेके मानसून को लेके स्पेशली जो टिप्पणियाँ ये आ रही हैं कि अच्छा मानसून है और सेकेंड पार्ट ऑफ मानसून शायद और अच्छा रहे, प्रभावशाली रहे, अच्छे नंबर्स रहे वहाँ पे। आप इन 2 इवेंट्स के मद्देनजर किन किन सेक्टर्स पे और स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं, कुछ बताएंगे जरा, स्पेशली योर टेक ऑन एफएमसीजी। वीरेन, हम टिपिकली सेक्टर्स के बदले मेगा ट्रेंड्स देखते हैं कि कौन से ऐसे लंबे समय की चेंजेस हैं जो इकोनॉमीज, बिजनेसेस और कंपनीज को इम्पैक्ट करती हैं, और उन कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं जो इन मेगा ट्रेंड्स की पॉजिटिव साइड। तो उसमें सम ऑफ द इम्पोर्टेंट जो अभी हमें मेगा ट्रेंड्स अच्छी लग रही हैं, एक तो है पावर सेक्टर में, वेयर वी बिलीव कि बहुत साल तक इनका जो ग्रोथ है वो चलता रहेगा। तो पावर सेक्टर की काफी कंपनी बेनिफिशियरीज हैं, रिन्यूएबल्स में कैपिटल इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली कंपनीज इसमें जो हैं। ऑल्सो वाटर इज अनदर थीम जहां पे हम बुलिश हैं, वहां पे उस कंपनीज में वी आर बुलिश। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में वी आर पॉजिटिव ऑन द फूड साइड, पैकेज फूड और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। रियल एस्टेट हमें लगता है कि 6 से 8 साल की साइकिल है, अभी हम जस्ट 2 या 3 साल इसमें आए हैं। तो रियल एस्टेट में अब एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है कि जो सेकंड लेवल बेनिफिशियरीज हैं जैसे कि टाइल्स, सैनिटरी वेयर कंपनी, पाइप्स, वायर्स, केबल्स, उन कंपनीज को अब बेनिफिट होगा। फार्मास्यूटिकल्स में आपने देखा होगा बायोसिक्योर एक्ट की चर्चा हो रही है यूएस में, इस वजह से काफी कंपनी जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग में है, उनको पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आ सकता है इन रेगुलेटरी चेंजेस का, तो उस बारे में हम बुलिश हैं। और एफएमसीजी एज यू आस्क्ड कि इस साल मॉनसून के अनुमान है कि अच्छा मॉनसून रहेंगे, नॉर्मल मॉनसून रहेंगे, इस वजह से कुछ रिकवरी एक्सपेक्टेड है। रूरल साइड पे ऑलरेडी कुछ ग्रीन शूट्स अवेलेबल हैं, तो एफएमसीजी डेफिनेटली अभी पूरा सेक्टर ही एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली ग्रोथ रेट हर कंपनी की डिफरेंट हो सकती है कि किस सेगमेंट में वो प्रेजेंट है। विद इन एफएमसीजी ऑल्सो जिस कंपनी का एक्सपोजर फूड और रूरल की तरफ है उसमें हमारी इंटरेस्ट ज्यादा है।
इनफैक्ट बेसिक कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए निमिष, ऑटो पर आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि ज़्यादातर ऑटो कंपनी स्पेशली ऑन द टू व्हीलर साइड सबने कहा है कि रूरल डिमांड अच्छी खासी पिकअप कर रही है और होपफुली पोस्ट मॉनसून उसमें और इजाफा देखने को मिले। इनमें आप मौके ढूंढेंगे या फिर आपको लग रहा है वो एंसिलरी प्ले ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा इस समय? हर्षिता, ओवरऑल अगर मैं स्प्लिट करूं बिटवीन ओईएम्स और एंसिलरीज, तो हम थोड़ा एंसिलरीज के बारे में ज्यादा बुलिश हैं कंपेयर टू ओईएम्स, क्योंकि ओईएम्स ने काफी हद तक अच्छी रनअप भी देखी है। हाउएवर अगर हम ओईएम्स में देखें तो डेफिनेटली टू व्हीलर्स एक अट्रैक्टिव स्टोरी बनती है, क्योंकि इस साल रूरल में वी आर एक्सपेक्टिंग और रिकवरी और मॉनसून अच्छी रहेगी। नेक्स्ट वी आर बुलिश इन द पैसेंजर व्हीकल, बट यहाँ पे कुछ कंपनीज जो इलेक्ट्रिक और एसयूवी साइड है उस पे हम ज्यादा बुलिश हैं रादर देन ओवरऑल पैसेंजर कार मार्केट। तो इट्स अबाउट मार्केट शेयर। और सीवीज पे वी आर सीइंग सम रिकवरी, बट अब वेट करेंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर कि उनके आंकड़े कैसे आते। ईवी मेंशन करते हैं, फिर आप लोग क्या एक्साइड, अमर राजा जो उस बड़े बैटरी प्ले में उतर रहे हैं वहां पर भी एक्सपोजर होल्ड करते हैं? पर्टिकुलर कंपनीज का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ऑटो एंसिलरी जैसे मैंने कहा कि हम बुलिश हैं, उसमें कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आईसीटी इंजन है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, दोनों को सप्लाई करते हैं, तो उसमें वो डबल बेनिफिट भी आ सकता है और ये ट्रांजिशन होगा, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसमें हम ज्यादा बुलिश हैं। आईटी पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि भाई 400-500 पॉइंट के पुल बैक निफ्टी आईटी में वो बात दूसरी है। 100-150 रुपए की शॉर्ट कवरिंग किसी 5,000 रुपए के 4,000 रुपए के स्टॉक में वो बात दूसरी है, लेकिन एक सीरियस व्यू रिगार्डिंग आई थिंक बाइंग आईटी, उस पर आपका व्यू क्या है? एक और चीज़ जो ग्लोबल सेटअप है, मतलब उससे अगर आप कंपेयर करें तो हम काफ़ी अंडर परफॉर्म करें। लुक एट नैस्डैक, उसकी प्राइस परफॉर्मेंस और निफ्टी आईटी की परफॉर्मेंस। आपका आईटी पे व्यू इस वक्त, लार्ज कैप आईटी पे, मिड कैप आईटी पर, और आप लोग क्या सीरियस बायस हैं इस प्राइस पे? हम पूरा साल नेगेटिव रहे हैं आईटी पे, एंड आपने देखा होगा कि लास्ट 4 क्वार्टर में से 3 क्वार्टर तो आईटी कंपनी ने खुद ही गाइडेंस अपनी कट की है, और इस साल के जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो भी कुछ खास तेजी वाले नहीं है। तो हम कॉशियस व्यू मेंटेन कर रहे हैं आईटी पे। सिलेक्ट कुछ कंपनीज पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये एक ग्लोबल बिजनेस है, ग्लोबल लिंक्ड बिजनेस है। अगर ग्लोबली यूएस, यूरोप में कुछ स्लो डाउन आता है, इनके क्लाइंट्स को अगर कुछ स्लो डाउन झेलना पड़ रहा है, तो B2B बिजनेस को इम्पैक्ट होता है, और इस तरह हमने देखा है कि आईटी कंपनी को भी इम्पैक्ट हुआ है। हमारा अनुमान ये है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हम कुछ रिकवरी देखेंगे इन सेक्टर्स में। कुछ ट्रेंड्स अभी भी इंडियन कंपनीज के लिए फेवरेबल हैं, जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, इन सब की वजह से, टेक्नोलॉजी शिफ्ट की वजह से कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, और इन टेक्नोलॉजीज की वजह से कॉस्ट बेनिफिट्स भी आ सकते हैं इन कंपनीज को। तो अभी मोर कॉशियस व्यू फॉर द नियर टर्म, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारे हिसाब से कुछ रिकवरी आ सकती है आईटी सेक्टर। और राइट निमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है, अप डाउन। अब मार्केट शायद थोड़ा फ्लैट है और 3.5 तक अब मेरे ख्याल से बस टाइम बाय करने की ज़रूरत है इसी लेवल के आसपास। चलिए अब कल की तैयारी करेंगे। सबसे पहले डीलिंग रूम चेक के साथ यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ मार्केट में पिछले आधे घंटे में, क्या फीडबैक मिला डीलर से? गुड आफ्टरनून। ये आई थिंक ये इलेक्शन पहले वाली वॉलेटिलिटी है, और मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग और एक लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों का ही प्रेशर मार्केट पे देखने को मिल रहा है। तो वॉलेटिलिटी ज़रूर है, और एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि ये हफ्ता पूरा वॉलेटिलिटी भरा रहे, क्योंकि बहुत ही जल्द इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। बहरहाल 2 स्टॉक्स जो डीलर्स के रेडार पे हैं, और HPCL, देखिए ये स्टॉक में कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हुई। मार्केट में एक 150 पॉइंट का स्विंग देखा आपने हाई से, लेकिन बहुत सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत सारा आपको ट्रेडिंग एक्शन भी देखने को मिल रहा है। डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ BTST का ट्रेड लिया जा सकता है 575 और 580 के लेवल्स के लिए। तो यहाँ क्लियरली एक मोमेंटम ट्रेड बन रहा है डीलर्स के हिसाब से। इसके अलावा टाटा स्टील, मेटल्स में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स स्टील के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, जहाँ टाटा स्टील इनके टॉप पिक में से एक है,
और कहीं ना कहीं टाटा स्टील में डीलर्स को लगता है कि 180 190 के टारगेट्स आपको रिजल्ट्स के पहले पहले देखने को मिलने चाहिए, तो दोनों ही HPCL और टाटा स्टील में डीलर्स खरीदारी करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। चलिए, HPCL और टाटा स्टील दोनों में खरीदारी करा रहे हैं डीलर्स। अब BTST टाइम, BTST या STBT शुरुआत करते हैं। गावा सर बताइए क्या ट्रेड पिक करेंगे? डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आई थिंक ग्रैन्यूल्स ठीक नजर आता है। ट्रेड कर रहा है 436 के आसपास, 430 का स्टॉप होना चाहिए, थोड़ा डीप है, 6 रुपए का। ऑन द अपसाइड टारगेट 450 के सेटअप के हिसाब से यहाँ पर रुका हुआ है हायर जोन पर, तो एक अपमूव कायम होना चाहिए ग्रैन्यूल्स इंडिया में। इंडिया में एक अपमूव कायम रहने की उम्मीद, कावा साहब का ये पिक। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी हर्षदा मैम, मार्केट वॉलेटिलिटी में मैं थोड़ा डिफेंसिव के साथ जाना चाहूंगा क्लोज में। डाबर का स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव है फ्रॉम FMCG सेक्टर। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट इन प्लेस है, तो अच्छा स्ट्रक्चर है। 568 के लगभग प्राइस है, 562 का स्टॉप लॉस रहेगा और 578 के टारगेट्स रहेंगे डाबर। ओके, डाबर आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया डाबर ने 547 पे। मानस, आपका ट्रेड कल के लिए? अशोक लेलैंड में खरीदारी करके जा सकते हैं वीरेंद्र जी। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 220 रुपए का ब्रीच हुआ है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 235 रुपए के रहेंगे। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, 220 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जी, आपकी ट्रेड? अनुज, देखिए मैं TVS मोटर को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि TVS मोटर का स्ट्रक्चर अच्छा है। हालांकि इंट्राडे में डिप मिला, लेकिन आज का जो क्लोज है मुझे वो क्लोज ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। सामने एक्सपायरी है, काउंटर में ब्रेकआउट है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि डिप पे बाइंग होती रहेगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो TVS मोटर इज अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 2210 का, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो रहेगा 2300 प्लस का। TVS में एक अपॉर्चुनिटी तेजी वाली। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी आशा जी, जो ओरिजिनली मैंने पिक किया था वो ग्रैन्यूल्स ही था, बट अभी काबा सर ने वो डिस्कस कर लिया, तो मैं इसको चेंज करूंगा। और जो मेरा BTST के लिए रिकमेंडेशन होगा वो DLF होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 828, 828, और जो टारगेट होगा वो होगा 865, 865 का। DLF 842.90 पे आपका बाय कॉल। निफ्टी रिकवरी मोड में और लोअर लेवल से करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 870 का लो लगा लीजिए अनुज। 946 में आपको दे रहा हूँ। अब आप रणनीति बताइए। रणनीति तो वीरू बहुत सिंपल है। देखिए, मैं फिर जो कह रहा हूँ, गलती करनी तो लॉन्ग साइड पर। अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दो इंडेक्स पर फोकस करिए, क्योंकि बैंक एक्स की तो एक्सपायरी हो चुकी है आज। फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक, इनमें लॉन्ग लेके जाइए, चाहे तो कॉल्स के थ्रू, ठीक है। और अगर आप डिफेंसिव हैं तो न्यूट्रल होकर जाइए। अग्रेसिव होने का एक और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। कल सुबह आप जब ट्रेड ओपन करेंगे ना, आपके पास कोई ग्लोबल क्यू नहीं होंगे, US मार्केट बंद है आज शाम को, तो हम अपने क्यूज़ पर रिएक्ट करेंगे। तो उसमें मेरा मानना ये है कि कल पॉसिबल है कि आज के आधे घंटे की वोलेटिलिटी के बाद कल एक और गैप अप मिल जाए। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अग्रेसिव हैं तो आप लॉन्ग कैरी करें, अगर आप डिफेंसिव हैं तो इंट्राडे में आपको मौका मिल जाएगा, वो कर लें। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ, इस मार्केट में वॉलेटिलिटी ये जो आपने देखी ना, ये रहने वाली है इस तरीके से। और इसमें एक चीज़ है, अगर आप स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे तो ये मार्केट आपको पनिश करेगा। अगर मल्टीपल टाइम, हाँ एग्जैक्टली, तो इस मार्केट में भले पोजीशन साइजिंग लो रखें, लेकिन अपना स्टॉप लॉस लॉजिकल रखें और थोड़ा सा डीप रखें, तभी आप इस मार्केट में रह पाएंगे। वरना जैसे आज की मार्केट है, आज की मार्केट में पिछले आधे घंटे में जिन्होंने छोटे स्टॉप लॉस रखे होंगे उनके 4 बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे दोनों तरफ से, ठीक है। तो वो आपको समझ के काम करना है इस मार्केट में कि वॉलेटिलिटी है और मुझे उसी हिसाब से काम करना है। या फिर अब बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि अब मैं ये लास्ट के 2-3 दिन थोड़ा सा दूरी रहूँ और अब मैं सीधा 4 जून को आके फ्रेश फील लूँगा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जी, निफ्टी बैंक पे और ये व्यू था, और इस बीच 22,940 में आपको एक बार ब्रेथ दिखाता हूँ। याद रखिएगा, ब्रेथ को अब देखने का थोड़ा डिफरेंट तरीका होगा, पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि अब इसमें वो पोजीशंस भी हैं जो लॉन्ग कट के अगले हफ्ते में लॉन्ग जा रही हैं, जो शॉर्ट कट के अगले महीने में शॉर्ट जा रही हैं, कुछ लॉन्ग कट के यहाँ पे अगले में शॉर्ट बन रही हैं, तो पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग अलग है। आपकी स्क्रीन पर डिजिट्स आएंगी, 24 में लॉन्ग, 81 में शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट लगभग 22 में, और 56 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आइए देखते हैं लॉन्ग्स की फिगर कहाँ कहाँ पर है। 24 इसमें सबसे ऊपर फार्मा। देखिए, आज अर्निंग्स फार्मा ने कुछ इस प्रकार की दी कि पूरा का पूरा फार्मा इनिशियली बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्लोजिंग तक आते आते ग्लेनमार्क, PFC, REC का कॉम्बिनेशन आज भी स्ट्रॉन्ग था। पॉलीकैब करियर के हाईएस्ट लेवल पे संवेदन मदसन में स्ट्रॉन्ग मूव था।
अशोक लेलैंड एट ऑल टाइम हाई 7.5% टू, बट जुबिलेंट फूड वर्क्स एक लोअर ट्रैजेक्टरी से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में, और आरईसी में शॉर्ट कवरिंग, और एक आरईसी में शॉर्ट कवरिंग थी, और याद रखिएगा आरईसी नहीं बैन में नहीं था ये, और उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बलरामपुर चीनी, एलकेएम, एसबीएलआई फॉर सेल है। ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और ये है आखिरी स्लाइड लॉन्ग अनवाइंडिंग वाली, सन टीवी और विंडो फार्मा में बाद में कुछ प्रॉफिट टेकिंग रही, अदानी इंटरप्राइजेस, मन्नापुरम फाइनेंस और ओएनजीसी कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग थी। एक बार जरा एक स्टॉक और लेके आइएगा जो कि क्लोजिंग में एक मूव देखे काफ़ी स्ट्रॉन्ग गया, और आई थिंक कल सुबह जब हम बात कर रहे होंगे पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे तो इसकी बात ज़रूर होगी, दैट्स पीएनबी। अभी कुछ देर पहले मैंने मानस से व्यू लिया भी था, मेरे ख्याल से इस पे 130 पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ 130 मानस। भले ही बैंक निफ्टी का क्लोज हायर लेवल से करीब खराब ही है, मतलब 300 यहाँ पे मोटे तौर पे मान कीजिए 350 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, 300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, बट पीएनबी का क्लोज कैसा लग रहा है आपको? देखिए क्लोज बेहतर है। 128 रुपए के ऊपर जब निकला था तभी ऐसा लग रहा था कि अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि बैन में था यहाँ पर एक्शन नहीं ले पाए। लेकिन पैटर्न डेफिनेटली पॉजिटिव है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मेरा समझना है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 135 रुपए का होगा। करंट लेवल्स पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड पे। 127 रुपए का कैश में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो पंजाब नेशनल बैंक इनफैक्ट अमित का भी ट्रेड रहा है आज तेजी की तरफ चार का चौका में। अच्छा, एक चीज हमने नोटिस की है, भले ही ऊपरी लेवल से वो प्रेशर आया हो बैंकों में और कुछ पोजीशंस अनवाइंड हुई हो, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक नेगेटिव साइड पर भले ही जाकर टिकेगा आज। डे लो से इसमें फिर रिकवरी देखने को मिली। तो इतने आसानी से लोग हथियार नहीं डाल रहे हैं, स्पेशली बैंकों में। एचडीएफसी बैंक 1527 के आसपास का क्लोज दिखाने में कामयाब। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 833 पर आकर क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो एनबीएफसी और बैंकों का पूरा जो आप कह सकते हैं एक अच्छी खासी लीडरशिप बनी है वो बरकरार है। थोड़ा बहुत शेकआउट ऊपरी लेवल्स पर आएगा, लेकिन इतनी ईजिली हथियार नहीं डालेंगे यहाँ पर तेजी वाले ट्रेडर्स। बजाज फाइनेंस भी उसमें आप जोड़कर देख सकते हैं। हम जब आईटी की बात कर रहे थे, एक तो एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड्स जहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम लौटने लगा है, और इस पर मैं बार बार सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये टॉप लूजर्स रहे, स्पेशली एलटीआई, माइंडट्री बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर रहा है ईयर टू डेट। राजेश, सातपुते चार्ट्स पर कुछ ऐसी सुगबुगाहट होना शुरू हुई है क्या कि थोड़ा सा मोमेंटम लौट सकता है स्टॉक के फेवर में? हर्षिता जी, देखिए एलटीआई माइंडट्री अगर आप चार्ट देखें तो दो तीन चीजें प्रोमिनेंटली लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरसोल्ड टेरिटरी, सेकंडली पॉजिटिव डाइवर्जेंस। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो हर डीप पे एक स्विंग तो मिलता है, तो कहीं ना कहीं लगता है चार्ट देख के कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि एलटीआई माइंडट्री में मूव आना चाहिए 5200, 5250, ये इसका थोड़ा पोजिशनल टारगेट रहेगा। रही बात स्विंग की, तो ऑब्वियसली व्हेन कोई काउंटर लोअर लेवल से आता है तो फिर मूविंग एवरेज पे कहीं ना कहीं छोटा छोटा रेजिस्टेंस लेते रहता है। तो काउंटर ऐसा है कि आपको इसे डिप में लेना है और कहीं रेजिस्टेंस के आसपास इसको छोड़ देना है। तो मोमेंटम जो है, जो स्विंग जो है, ये अपवर्ड ही रहेगा। तो यस, एलटीआई माइंडट्री हमारे बाय साइड का हमेशा ट्रेड होता है। बाय साइड का ट्रेड बन रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा रेजिलियंस देखने को मिला है आज के दिन। अच्छा, एक स्टॉक जो यतिन ने मेंशन किया था, टाटा स्टील। टाटा स्टील में कोशिश हुई, एक अटेम्प्ट हुआ है तेजी का। आई थिंक थर्सडे को नतीजे आएंगे 175 के आसपास, लेकिन कोई ट्रेड फेवर में दिख रहा है प्रशांत आपको? तो अच्छा जी, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हो, 175 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप करीबन 170 पे एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लो। अगर ये ट्रिगर होता है तो एक बहुत अच्छे ऑलमोस्ट नियर टू द टॉप आपके प्रॉफिट बुक हो जाएंगे। फ्रेश पोजीशन रिजल्ट्स के बाद ही लो, रिजल्ट्स को प्रीएम्प्ट करने में कोई मतलब नहीं होगा। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स 170 से ट्रेल कीजिए। अच्छा, एक स्टॉक देखिए जो कि अपनी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, दैट्स पॉली कैब, अनुज। 6881, 6863 करियर का हाई। क्या बोले इसके बारे में, तो बार बार आई थिंक इसमें एक चीज़ और क्लियर हो जाती है बीरू। मतलब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि काश मैंने वो उस 3800 के फॉल में ले लिया होता। 3800 में जो लोग नहीं भी ले पाए ना, उनके लिए एक लेसन है, जब बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट वाले स्टॉक्स में इस तरीके की करेक्शन है ना, उसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है जब वो 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करने लगते हैं। तो अगर 200 पे नहीं रुकेगा ना वो स्टॉक, उसके बाद फिर वो नहीं रुकेगा, फिर वो ऑल टाइम हाई पे जाएगा। अब आपका 200 डे
15 फरवरी को 4500 पे निकला। हमने उसी दिन डिस्कस किया था, भी था। उस दिन से हमारे रडार पर आया था। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्टॉक इस पे बात की गई उसी दिन। वही मैं कह रहा हूँ कि 3800 पे अगर आप सपोज करिए 3800, और मैं तो कहता हूँ 3800 पे बाय करना भी नहीं चाहिए। मैं तो बल्कि ये भी कह रहा हूँ, कि इस तरीके से जब वो स्टॉक गिरे तो कभी बाय करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद जब ये इस तरीके की मूविंग एवरेज क्रॉस कर ले या एक गोल्डन क्रॉस बना दे जैसे इसने बनाया था, वो कर ले, तब आप बाय करें। दो में से जब एक चीज़ कोई हो तब बाय करें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें फिर आपको वो 4500 से भी अगर आप देखें तो कितना क्लीन मूव दिया है उसके बाद इसने, वन वे मूव दिया उसके बाद से पॉलीकैब में। बिल्कुल। और मैं आई थिंक इसकी प्राइस परफॉर्मेंस को और इवन एस्ट्रल को इस चीज़ से भी देखा था। आज सुबह डीएलएफ से हम बातचीत कर रहे थे, क्या स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी उनकी। और ऑल टाइम हाई पे आपका पॉलीकैब क्लोज होने की तैयारी करता हुआ 6879। निफ्टी में थोड़ा सा पुल बैक जो है वो और आया, मतलब थोड़ा जो लॉसेस हैं वो और कंपनसेट हुए। आपकी स्क्रीन पे 22951। एक स्टॉक आप स्क्रीन पे रखिएगा जो भी वो भी आज अगर आप देखें आज अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ा है, दैट्स इंडियन होटल्स 585 शानदार मूव, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से आज बाहर निकला। आपकी रीडिंग इस पर क्या है प्रशांत? इंडियन होटल्स अब क्या ये मूव कंटिन्यू कर सकता है 605 619 तक? जी बिल्कुल वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी बेस बन चुकी है। और दूसरी बात, यहाँ पे चार्ट पे एक गैप नजर आएगी जो करीबन 610 तक है। मुझे लग रहा है ये गैप फिल हो सकती है। सो 610 इसी को हम एक टारगेट मान के चलेंगे। और स्टॉप लॉस जस्ट जो परसों की क्लोजिंग है यानी करीबन 565, ये एक अच्छा पोजिशनल एज वेल एज शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होगा। 565 स्टॉप लॉस और 610 का टारगेट मान के इसको ट्रेड किया जा सकता है। 610 अगर क्रॉस हो तो ये और मोमेंटम में आ सकता है, बट 610 एक लॉजिकल टारगेट होगा। 610 एक लॉजिकल टारगेट हो सकता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक का। और जो चीज़ बहुत अच्छी है, आई मीन इस बाज़ार में आज रही बिग टिकट साइजेस में HDFC AMC, प्रकाश सर का बहुत अच्छे तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है। प्रकाश सर, HDFC AMC मैंने ये एक ज़माने से आपसे बात करता हुआ आया हूँ, उसकी तेज़ी को हमने खेला भी। अब फाइनली ये जो स्विंग हाई था सर 4050 के आसपास, उसको काटने के पोजीशन लग रहे हैं आपको कि उसको काट पाएगा? काट पाएगा, लेकिन सबसे पहले डिस्क्लोज कर दूं, ये सुबह मैंने आज स्टॉक इंटरडे क्लाइंट्स को दिया था और टारगेट भी अचीव हो चुका। स्ट्रक्चरली अब भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो सेटअप बना हुआ है बिटवीन 3600 और 4000 के बीच का, ये सेटअप बहुत ही बढ़िया है। अगर करीब 4000 के ऊपर थोड़ा दिन रुक जाता है, 5-6 दिन रुक जाता है, फिर तो ये 5000 है और लगता है जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। मार्केट ऊपर है तो HDFC AMC ऊपर है, जगह खरीद आई थिंक अच्छी जगह है। 3800 का स्टॉक लेकर चलें तो कंटिन्यू होल्डिंग इट HDFC AMC। HDFC AMC एक इंटरेस्टिंग ट्रेड, गावा साहब ने उस पर डिस्क्लोजर भी दिया। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर भी वो एक पुश आया है। अमित, कंसिडरिंग आप PNB वैसे भी ट्रैक करते आए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा 271 पर आज का क्लोज। क्या कल यहाँ पर ज्यादा बेहतर पार्टिसिपेशन देखने का मोड बन रहा है? जी मैम, इनफैक्ट सारे PSU बैंक्स में स्ट्रेंथ है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो 2-3 दिन पहले इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली स्लोली एंड स्टेडीली अपने 10 और 20 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 268 यहाँ पे इंटैक्ट है, मुझे लगता है 277 से 278 तक के लेवल्स पॉसिबल है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा सर्ज देखने को मिला इनफैक्ट आज जाते जाते इस पर्टिकुलर काउंटर में। वैसे एक दो और ट्रेड्स हैं जहाँ पर कुछ मोमेंटम, संवर्धन मदरसन, आई एम अज्यूमिंग कल परसों इसके नंबर्स आने वाले हैं, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। 144 का क्लोज। गावा साहब, ये आप ट्रैक करते आए हैं राइट? संवर्धन कुछ ट्रेड कैरी करना है क्या कल के लिए? ले सकते हैं बिल्कुल। 5-6 दिन से एक अपमूव है, बाई मोड पर है। मदरसन 144 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 140। नॉर्मल लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 150 का होना चाहिए। मेरे ख्याल से वहां तक जाने की क्षमता रखता है। थोड़ा स्ट्रेच है बट मोमेंटम तो है ना, तो यस ले सकते हैं। सिर्फ एक स्टॉप ही तो लगाना है, ज्यादा में क्या होगा, स्टॉप ही खाएगा, लेकिन अब ट्रेंड इंटैक्ट। ये कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे आज, संवर्धन उसमें शामिल भी है। और जो आज काफ़ी स्टॉक्स कोलैप्स हुए उसमें एक बार मैकडोवेल्स लिखे आइएगा, यूनाइटेड स्पिरिट्स, और नंबर्स अच्छे थे बट आपकी स्क्रीन पे एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई लेकिन कंप्लीट कोलैप्स। और ये एवरेज, मतलब ये अगर मैं एवरेजेस के लिहाज से देखूं तो 3 क्रिटिकल एवरेजेस के नीचे ये स्टॉक क्लोज होता हुआ 1159 पे, मतलब एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे आज। उसके बाद BHEL लेके आइएगा, ये भी थोड़ा सिंक हुआ आज। बलरामपुर चीनी, ये भी सिंक हुआ एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल की ट्रैजेक्टरी से 381.10 पर। और एक स्टॉक और लेके आइए जहाँ पे मोमेंटम आज थोड़ा सा अगर आप देखें तो कोलैप्स हुआ,
PSUs में कोल इंडिया और NTPC जिनके मूव बहुत स्ट्रांग थे, ये भी कोलैप्स और बैकफुट पे आया। और एक बार एक M&M लेके आइएगा, मतलब बहुत सारे वो स्टॉक्स जहाँ पे मोमेंटम पिछले मतलब सेशन तक यानी पिछले हफ्ते तक काफ़ी स्ट्रांग था। फॉर इंस्टेंस M&M आज वो भी कोलैप्स हुआ। हर्ष नहीं, एक स्टॉक और मैं रेडार पर आ रहा था वीरू, एक बार भारती एयरटेल देख लेते हैं। भारती एयरटेल यहाँ पर भी इस समय थोड़ा सा एक मिनी कोलैप्स टाइप का आया। स्टॉक डे लो की ट्रैजेक्टरी में आकर बंद हो रहा है। और एक और स्टॉक क्रॉम्पटन भी इस समय डे लो पर आया। लेकिन यूनाइटेड ब्रूअरीज रियली इंटरेस्टिंग है क्योंकि नंबर्स अच्छे थे और ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक शायद चलेगा। सुबह खुला भी ऊपर, लेकिन उसके बाद टिक नहीं पाया, तो ये थोड़ी सी ऑब्वियसली यहाँ पर दिक्कत रही है। ओके, ब्रूअरीज आपके स्क्रीन पे कोलैप्स हुआ। और ONGC जो कि एक बहुत बेहतरीन सेटअप में ट्रेड कर रहा था, वो भी आज कोलैप्स हुआ 278 के जोन में। और अभी कुछ देर में वॉल में चलेंगे अनुज के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए। बट निफ्टी 22931, एक बार जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि डेरिवेटिव बैन में मतलब क्या किया जा सकता है। देखिए, जो बाहर जा सकते हैं उसमें नहीं, बैन से निकल सकते हैं उसमें नाल्को है जो कि अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 79% हो चुकी है। इंडिया सीमेंट्स लगभग 79, बंधन बैंक 78 और PNB 76%। और जो डेरिवेटिव बैन में जा सकते हैं उसमें जी 120% हिट कर चुका है, सेल 113%, बलरामपुर चीनी 110%, ABFRL 95%, GMR इन्फ्रा लगभग 95%। तो अगर मैं ये मान के चलूँ तो कल भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी डेरिवेटिव बैन की। बिल्कुल, डेरिवेटिव बैन की लिस्ट तो खैर लंबी होगी ही। और देखते हैं क्योंकि ये कुछ स्टॉक्स हैं खासतौर से AB ग्रुप में जो बार बार इन एंड आउट कर रहे हैं बैन में, लेकिन ये खैर टुवर्ड्स द एंड होगा। इनफैक्ट एक काम करते हैं, एक बार व्यू ले लेते हैं सिर्फ एक स्टॉक पर इनमें से, वो है AB फैशंस। इसमें एक शानदार मूव रहा है। प्रशांत जी आप बता दीजिए AB फैशंस पर कोई मूव इस समय, कोई ट्रेड? तो अनुज जी, ये अगर हम देखें तो पिछले करीबन 10 से 15 दिनों से एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि प्रीवियस डे लो को टच नहीं कर रहा है। बस यही लॉजिक हम अगर फॉलो करें तो 280 का स्टॉप लॉस रखेंगे और पोजीशन कैरी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये 295 300 के जोन दिखा सकता है, स्ट्रेंथ काफी है, तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग रहना चाहिए। तो वीरू टॉस कर देगा जैम AB फैशन आपकी स्क्रीन पे 285.95। चलिए अभी काम करते हैं, इस क्लोजिंग को देखते हैं बड़ी वॉल पे अनुज के साथ। अनुज ओवर टू यू। थैंक यू वीरू। पोजीशन काफ़ी चेंज हो गई निफ्टी की, रेड में बंद हो रहा है। हालांकि देखिए ठीक है, मार्केट बहुत अच्छे मोमेंटम में था। बैंक निफ्टी भी एक टाइम पर जो ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब पहुंच गया था, कूल ऑफ हुआ, लेकिन फिर भी 300 पॉइंट की रैली के साथ ही बंद हुआ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स अच्छी खासी तेज़ी के साथ बंद हुआ, 2.5% की तेज़ी रही मिड कैप इंडेक्स में। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% ऊपर रहा। निफ्टी IT भी करीब 0.5% ऊपर रहा, तो ठीक है, मामला कोई इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। अब जरा एक बार सेक्टोरल ब्रेड देख लेते हैं मार्केट की, और उसके बाद फिर निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। सेक्टोरल ब्रेड मार्केट की फायर होगी जरा ये इस समय देखिए। हाँ, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, PSU बैंक इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर, यानी कि अच्छे मूव यहाँ पर। CPSE इंडेक्स करीब 0.9% नीचे। मेटल्स इंडेक्स में 0.5% की गिरावट। FMCG 1.5% नीचे रहा। IT में थोड़े से गेंस थे। रियल्टी इंडेक्स करीब 1% ऊपर रहा। और फार्मा फ्लैट था, हालांकि 2-3 स्टॉक्स फार्मा में अच्छे रहे। ऑयल एंड गैस यहाँ पर हल्की सी मंदी रही। चलिए निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं और देखते हैं कि आज कहाँ पर तेज़ी रही और कहाँ पर मंदी रही। तो सबसे ऊपर डिवीज लैब्स, आज का टॉप गेनर 3% ऊपर, लेकिन जहां खुला वहीं इसका पीक भी बना, इसे ध्यान रखिएगा। इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, LTI माइंट्री, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर गेंस थे। HDFC बैंक ऊपर रहा लेकिन टिक नहीं पाया इस समय, अभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। लीवर में अच्छी खासी बाइंग थी। लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा स्टील, SBI, कोटक बैंक, इन्फोसिस, SBI, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर इस समय आपको बाइंग दिखाई देगी। जहाँ तक स्टॉक्स जो गिरे उनका सवाल है, उसमें अदानी एंटरप्राइजेस, सेंसेक्स में इसका इंक्लूजन नहीं हुआ, ये स्टॉक करीब 2% नीचे। SBI लाइफ नीचे था। ग्रासिम में हल्की सी गिरावट आई। महिंद्रा एंड महिंद्रा में गिरावट आई। रिलायंस ने काफ़ी प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर, इनफैक्ट ये आज का टॉप कंट्रीब्यूटर था ऑन द वे डाउन। और ITC, तो रिलायंस और ITC का कॉम्बिनेशन था जिसने थोड़ा सा मार्केट के ऊपर प्रेशर डाला। नेस्ले, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर डाउन साइड रही। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट में एक चीज़ तो क्लियर है कि बोथ साइडेड मूव्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स ओवरऑल अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हर्षिता?
यहाँ फाइनेंशियल्स के जिम्मे दरअसल ये तेजी बनी हुई है और वहां पर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी। निफ्टी बैंक 300 पॉइंट ऊपर जाकर टिका हो, भले ही ऊपरी लेवल से हमने कूल ऑफ देखने को मिला हो। चलिए अब सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यतिन और नीरज के बीच का मुकाबला, रिटर्न्स कई स्टॉक्स में बने हैं और जोरदार बने हैं वो रिटर्न्स। अब देखिए तेजी की तरफ नीरज ने आंध्र पेट्रो, डीवीज लैब, एफिल इंडिया रखे, मंदी में इन्होंने रखा था स्पार्क का ट्रेड। यतिन ने जो पिक किया वो सारे तेजी वाले ट्रेड्स थे। आरके स्वामी 5.5% ऊपर, इरेडा में तेजी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और जीएमआर एयरपोर्ट भी आज तेजी में ही था। ऑफकोर्स वो जेफरीज के इंक्लूजन का फायदा भी कवरेज का फायदा भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, तो स्टॉक 2-2.5% ऊपर। ये रही सीधा सौदा का अपडेट। चलिए तो ये था सीधा सौदा, लेकिन चाल इंडिसेस की थोड़ी सी अगर आप देखिए ट्रेडी रही आज, लेकिन जैसे कि आज वॉल स्ट्रीट बंद है अनुज, हाँ तो कल खुला मैदान होगा, थानेदार नहीं होंगे कल, है ना? वैसे क्या थानेदार बचे भी नहीं है वो हमारे लिए, लेकिन फिर भी कहने को है बस, हाँ कहने को है, हाँ। कहने को जो थानेदार हैं, लेकिन रहेंगे बंद, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें यूएस मार्केट का आज में फील नहीं होगा। तो अपने ही अगर आप देखें धुन पे हमें कल भी चलना है और कल सुबह फिर मुलाकात होगी अनुज, मेरी, हर्षता, आशीष और नहीं नीरज जी की और यतिन की सुबह सुबह आपसे पहले मॉर्निंग कॉल में, फिर सीधा सौदा में, फिर मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।